अकेला था वीर, अब एक दिन में 30 तालिस्मान बनाता था। पर जंगजात क्षेत्र के मध्यवर्ती चरण की साधना के कारण उसके शरीर का सच्चा सार उसे बमुश्किल इतनी ही अनुमति दे पा रहा था। उसकी साधना पूरे 5 साल तक इसी स्तर पर स्थिर रही। क्या सचमुच मैं इतना मूर्ख हूं? वीर खुद से नफरत करता था, क्योंकि वह इतना अक्षम था कि अपनी साधना में कोई प्रगति नहीं कर पाया। भयानक हादसा। दस्तक, दस्तक, दस्तक। हल्की दस्तक के बाद वीर ने सुमायरा की आवाज सुनी, जो नैना को लेने आई थीं। कुछ ही देर बाद दरवाजे पर फिर दस्तक हुई, पर इस बार तेज और घबराहट भरी। सुमायरा चिंतित भाव से लौटी और चिल्ला उठी, जल्दी करो और शहर से बाहर जाओ। लगता है तुम्हारे दादाजी का एक्सीडेंट हो गया है। वीर का सिर चकरा गया। असंभव। वह एक पागल जानवर की तरह अपने घर से शहर के बाहर की ओर भागा। शहर के फाटकों के बाहर बड़ी और घनी भीड़ जमा थी। खून से सने कपड़ों और कसकर बंद आंखों वाला एक दुबला पतला बूढ़ा जमीन पर पड़ा था, जिसे मरे हुए बहुत समय हो गया था। शव के पास तुषार बिना कुछ बोले घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसकी निगाहें पीली और खाली थीं। यह बदकिस्मत का छोटा भाई है। बगल में उसका दादा महेंद्र है। भीड़ में खुसुर फुसुर हुई। अफसोस, इंदिरा कबीले के मुखिया शहर के बाहर नीना भेड़िया दर्रा के रास्ते में मारे गए हैं। शोकाकुल। सब लोग हट जाओ, अपशगुन आ गया है। वीर पागल सा दौड़ता हुआ भीड़ के बीच से निकला। दादाजी! उस जानी पहचानी आकृति को जमीन पर लेटे देखकर वीर के दिल की सारी उम्मीदें टूट गईं। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई। भाई! तुषार की कर्कश धीमी आवाज आई। कौन था? वास्तव में यह किसने किया? वीर के नाखून उसकी हथेली में गहराई तक धंस गए थे। वह अपने आप से नफरत करता था कि वह इतना अक्षम था। क्यों? वीर लगभग नियंत्रण खो बैठा था। टकराना। तुषार कमजोरी से अपनी आंखें बंद करके वीर की बाहों में बेहोश हो गया। वीर तुरंत जाग उठा। दादाजी तो पहले ही मर चुके हैं। वह छोटे भाई को कुछ नहीं होने दे सकता। वह तुषार को पीठ पर और दादा महेंद्र के शव को गोद में उठाकर लड़खड़ाते हुए घर की ओर चल पड़ा। आखिरकार वो बदकिस्मत चला गया। देखो, उसने अपने दादा की जान ले ली। उफ, उसका दुर्भाग्य पूरी तरह से भड़क गया है। बातचीत की ये नीरस आवाजें वीर के कानों में गूंज रही थीं, जो चांदी की सुइयों की तरह उसके दिल में चुभ रही थीं। पर वह स्थिर रहा। दर्द इतना गहरा था कि उसकी हड्डियां तक चुभ गईं, पर वह अडिग रहा। नहीं, मैं इस पल को हमेशा याद रखूंगा। एक बदला लेने की शपथ। एकांत कब्र के टीले के सामने वीर 3 दिन तक बिना खाए पिए घुटनों के बल बैठा रहा। सुमायरा ने राहत की सांस ली और कहा, घर जाओ, तुषार कल रात को कोमा से जाग गया था। घर पहुंचकर सुमायरा ने प्यार से वीर को धन्यवाद दिया। सुमायरा ने कहा, जब तक तुम ठीक से रहते हो और किसी और से बेहतर रहते हो, तो यह मेरे लिए सबसे अच्छा धन्यवाद है। दरवाजा खुला और तुषार ने वीर को देखा और पुकारा, भाई। वीर ने अपने छोटे भाई को कसकर गले लगा लिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा दाहिना हाथ अपंग है। जब तक तुम जिंदा हो, उम्मीद बाकी है। दादा महेंद्र एक हमले का शिकार होकर चल बसे थे और तुषार ने एक हाथ खो दिया था। भाई, मैंने बाएं हाथ से तलवारबाजी सीखने का फैसला कर लिया है। तुषार ने अपनी पीठ सीधी करके दृढ़ता से कहा, एक हाथ, एक तलवार। इससे मेरी तलवारबाजी और भी बेहतर हो जाएगी। वीर ने अपने परिपक्व हुए छोटे भाई को देखा और अपनी भावनाओं को मुश्किल से रोक पाया। अच्छा, अच्छा, अच्छा। दुश्मन की पहचान। भोजन के बाद तुषार ने बताया, दादाजी और मुझ पर नीला भेड़िया दर्रा में 3 नकाबपोश लोगों ने घात लगाकर हमला किया था। दादाजी ने बताया था कि उन सभी के पास बैंगनी महल क्षेत्र की साधना की। साधना पथ को 8 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। जन्मोत्तर क्षेत्र, जनजात क्षेत्र, बैंगनी महल क्षेत्र, स्वर्ण हॉल क्षेत्र, यिनयांग गोल्डन कोर क्षेत्र, पुनर्जन्म क्षेत्र, निम्न परिवर्तन क्षेत्र और सांसारिक अमर क्षेत्र। पाइन मिस्ट सिटी में बैंगनी महल क्षेत्र का साधक सर्वोच्च विशेषज्ञ होता था। ठीक है, मेरे पास एक ध्वनि संरक्षक तालिस्मान है। इसने उन 3 लोगों के बीच हुई एक छोटी सी बातचीत रिकॉर्ड कर ली है। तुषार ने गहरे नीले रंग का तालिस्मान वीर को दिया। इसमें सच्चा सार डालने के बाद तालिस्मान से एक तीखी और उदास आवाज निकली। युवा मालिक ने आदेश दिया था कि वो उन्हें पाइन मिस्ट सिटी में जिंदा फंसा देना चाहता है। वह पूरी तरह से उसे गिरफ्तार करना चाहता था। ये मामला युवा स्वामी और ड्रैगन लेक सिटी के उस व्यक्ति के व्यवहार से जुड़ा है। अगर किसी ने लापरवाही बरती तो उसे मार दिया जाएगा। वीर का मन पागलों की तरह सोचने लगा। ड्रैगन लेक सिटी से जुड़ा उसका एकमात्र रिश्ता वंशाली कबीला। हाँ, ये निश्चित रूप से वंशाली कबीला था। वीर की मां माड़ेका ने उसके जन्म पर वंशाली कबीले के कुलपिता दारुण की बेटी से विवाह का अनुबंध किया था। इंदिरा कबीले के विनाश के बाद वंशाली कबीले ने सबके सामने अनुबंध तोड़ दिया था। अब उन्हें मारकर वे अपने परिवार को पूरी तरह से खत्म करना चाहते थे। जहां तक युवा स्वामी की पहचान का सवाल है, पाइन मिस्ट सिटी में 3 महान शक्तियां थीं, जनरल एस्टेट, ढूंढ कबीला और पाइन मिस्ट इंस्टीट्यूशन।
जनरल एस्टेट और इंस्टीट्यूशन झगड़ों से दूर रहते थे। इंदिरा कबीले का सबसे बड़ा दुश्मन ढूंढ कबीला ही था, जो अब शहर का नंबर 1 कबीला बन गया था। दादाजी, क्या आप हमेशा इस बात से व्यथित नहीं रहते थे कि आपको ये नहीं पता कि हमारे इंदिरा कबीले का नाश करने वाला कट्टर दुश्मन कौन था? चिंता न करें, आपके पोते को पहले ही एक महत्वपूर्ण सुराग मिल गया है। जब आपका पोता और ताकतवर हो जाएगा तो मैं आपका बदला लूंगा। मैं हमारे इंदिरा कबीले के 1000 से ज्यादा सदस्यों का बदला लूंगा। साधना का जुनून। अगले दिनों में वीर ने अपना लगभग सारा समय साधना में लगा दिया। हालांकि 5 सालों से उसकी साधना जन्मजात क्षेत्र के तीसरे स्तर पर ही रुकी हुई थी, पर वो जरा भी निराश नहीं हुआ। तुषार ने भी कड़ी मेहनत की। उसने बाएं हाथ से तलवार चलाना पूरी तरह सीख लिया। 8वें दिन तुषार ने जन्मोत्तर क्षेत्र के पूर्णता चरण को पार कर लिया और सफलतापूर्वक जन्मजात क्षेत्र में आगे बढ़ गया। वीर को खुशी के साथ साथ एक दबाव भी महसूस हुआ। वो आत्मिक रत्न खरीदकर साधना में इस्तेमाल करने लगा, पर 10 दिन बाद भी उसका सच्चा सार जरा भी नहीं बढ़ा। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं जीवन भर ऐसा ही रहूं? वीर रात में बैंगनी आकाश कलाओं का संचार करते हुए ध्यान में बैठा था। तभी उसे एक बहुत ही महीन चटकने की आवाज सुनाई दी। आवाज उसकी छाती पर लटके एक दीर्घायु के ताले से आई थी, जो उसकी मां ने उसे पहनाया था। ताले पर मकड़ी के जाले की तरह दरारें पड़ गई थीं। वीर ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया तो ताले की पूरी सतह बिखर गई और उससे एक मैट ब्लैक जेड पेंडेंट दिखाई दिया। क्या ये मां ने मेरे लिए कोई उपहार छोड़ा हो? मां का आगमन। ओम। उसी क्षण जेड पेंडेंट की सतह से एक आदिम और मधुर मंत्रोच्चार की ध्वनि सुनाई दी और एक चमकदार सफेद रोशनी उभरी। अरबों घनी सफेद रोशनियां एंडेंट से बाहर निकली और पूरे कमरे को रोशन कर दिया। धीरे धीरे एक सफेद पोशाक पहने, जो प्रकाश से बनी थी, एक महिला अचानक प्रकट हो गई। उसके चेहरे के नैनो नक्श किसी तस्वीर जैसे बेहद खूबसूरत लग रहे थे। वो बड़ी, चमकदार, साफ काली आंखों वाली, जीवंत और शरारती लग रही थी। वीर को देखते ही उसके दिल में एक जाना पहचाना एहसास जागा और उसे लंबे समय से खोई हुई आत्मीयता महसूस हुई। मेरे प्यारे बेटे, आखिरकार हम फिर मिल ही गए। सफेद कपड़ों वाली उस महिला ने शरारत से वीर की तरफ आंखें झपकाते हुए एक खुशनुमा मुस्कान के साथ बोली। वीर की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। वो क्या सचमुच मेरी मां है, माड़िका? वो परेशान था। उसका दिमाग खाली हो गया था। उसकी आंखों के सामने खड़ी एक खूबसूरत और जिंदा दिल महिला सचमुच ये कह रही थी कि वो उसकी मां है। वे वीर की भावनाएं उमड़ पड़ी थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। उसकी मन की इस हालत को बताने के लिए शब्द ही नहीं थे। जब वो 2 साल का था तब उसकी मां का साया उठ गया था, इसलिए उसके मन में उसकी कोई भी याद नहीं थी। बचपन से ही अपनी मां के बारे में कुछ बुरी बातें सुनने और इस मामले पर अपने दादाजी की चुप्पी के बाद भले ही उसकी मां के अतीत को जानने की बहुत इच्छा थी, फिर भी उसके पास इन भावनाओं को दिल में दबा लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। ये सच है, अपने दिल की गहराई में, क्योंकि उसे डर था कि उसकी मां सचमुच वैसे ही थी जैसा कि लोग कहते थे कि वो इंदिरा कबीले से नफरत करती थी। उसने अपने पिता, खुद को और अपने छोटे भाई को छोड़ दिया और किसी अमीर परिवार के युवा और सुंदर बेटे के साथ भाग गई थी। उसे डर था कि अगर ये सच निकला तो वो खुद पर काबू नहीं रख पाएगा और पूरी तरह पागल हो जाएगा। इन सालों में उसने अपनी मां के बारे में 1 से ज्यादा बार सोचा और खुद को उसे भूलने पर मजबूर किया। इस दौरान जो दर्द और घबराहट हुई वो कोई और सोच भी नहीं सकता था। मेरे प्यारे बेटे, क्या तुम्हें अपनी मां को इतना जवान और सुंदर देखकर हैरानी हो रही है? क्या इसे मानना मुश्किल है? क्या तुम्हारी मां अपनी युवावस्था को बरकरार रखने में माहिर है? ये तुम्हारी मदद कर सकता है। ठीक है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। सफेद कपड़ों वाली महिला एक पल के लिए रुकी और फिर अपनी मुस्कान वापस लेते हुए बोली, ध्यान से सुनो मेरे बेटे, मैं आगे जो कहने वाली हूं उसे तुम्हें अच्छी तरह याद रखना होगा, वरना शायद हमें कभी मिलने का मौका ही ना मिले। वीर का दिल ये सुनकर कांप उठा, इसलिए उसने अपने सारे उलझे हुए विचारों को शांत किया। सफेद कपड़े पहने महिला की आंखों में पुरानी यादें ताजा हो रही थीं और उसका सुंदर चेहरा गुस्से, लाचारी, कड़वाहट, नाराजगी जैसे कई भावों में बदलता रहा। आखिरकार उसने कहा, मुझे तुम्हारे चाचा इसलिए ले गए क्योंकि मेरा परिवार तुम्हारे पिता से मेरी शादी के लिए राजी नहीं था। मेरी वजह से और अपने माणिका वंश की इज्जत बनाए रखने के लिए उन्होंने इस अपमान का बदला लेने के लिए पूरे इंदिरा कबीले का नाश करने में जरा भी देर नहीं की। तो मां किसी के साथ भागी नहीं थी, बल्कि मेरे चाचा उसे ले गए थे।
वीर ने ऐसा महसूस किया जैसे उसने उन जंजीरों से खुद को आजाद कर लिया हो जिन्हें वो 10 सालों से ढो रहा था, और उसका मन बहुत हल्का हो गया। लेकिन माणिका की आखिरी बात से उसका मन खुशी मनाने का मौका भी नहीं दे पाया और एक गहरी खाई में गिर गया। क्या ये सच में माणिका का कबीला था जिसने मेरी मां की वजह से मेरे इंदिरा कबीले को खत्म कर दिया था? वीर की सांसें तेज हो गईं और उसकी छाती पर ऐसा लगा जैसे कोई 5000 किलो का पत्थर दबा हुआ हो। भावनाओं में आए इस जबरदस्त बदलाव से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो लगभग बेहोश हो गया। पिछले 10 सालों से भी ज्यादा समय से वो अपने इंदिरा कबीले को खत्म करने वाले अपराधी की पहचान के बारे में सोचते हुए हर पल बिता रहा था। उसने मन ही मन ठान लिया था कि चाहे उसे कितनी भी मुश्किलों और खतरों का सामना करना पड़े, वो उन सभी को जरूर मार डालेगा। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सच्चाई इतनी हैरान करने वाली और इतनी भयानक होगी। बेटा, तुम सच में बहुत गुस्से में हो, है ना? मां भी गुस्से में है। मां ने तो बहुत पहले ही माणिका कबीले से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे और उसकी कीमत भी चुकाई थी, लेकिन उन्होंने मां को जाने ही नहीं दिया। माणिका की आवाज धीमी होती गई और धीरे धीरे गंभीर होती गई। वजह बहुत सीधी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारी मां और तुम्हारे पिताजी ने जिंदगी के उतार चढ़ाव का अनुभव करने के लिए हमारी एक यात्रा के दौरान एक बड़ा खजाना पाया था। देखो, बिल्कुल यही है। उसने अपने नाजुक हाथ से सफेद रोशनी में घूमते तालिस्मान की ओर इशारा किया और उसकी आंखों में अंतहीन दर्द और नफरत दिखाई दी। वीर ने सिर उठाकर देखा और उसकी नजरें धुजली हो गईं। इस समय उसका दिमाग सुन्न होने वाला था और उसने माणिका की बात सुनने के लिए अपनी बची हुई बुद्धि का इस्तेमाल किया। क्या तुमने नदी आरेख के बारे में सुना है? ये पुराने समय का सबसे रहस्यमय आरेख था। पुराने समय के अनगिनत देवताओं और राक्षसों ने दाओ में अपने रास्ते को समझने के लिए इसका इस्तेमाल किया। उन्होंने महान दाओ के गहरे मतलब को समझने के लिए स्वर्ग के रहस्यों को देखा और दाओ के सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़े। यही कारण था कि नदी आरेख के हर दर्शन के साथ खून खराबा भी हुआ। इस खून खराबे ने तीनों लोकों में उथल पुथल मचा दी और पुनर्जन्म के 6 मार्गों को अस्त व्यस्त कर दिया। नदी आरेख पर लड़ने वाले महान क्षमताओं वाले विभिन्न पात्रों का वह प्रलय जैसा दृश्य, बस उसके बारे में सोचकर ही डर लगता है। लेकिन किस्मत से पुराने समय के अंत के बाद नदी आरेख कहीं खो गया और देवताओं और राक्षसों के युद्ध में उलझे हुए वो भयानक दृश्य फिर कभी नहीं दिखाई दिए। तब से शायद लाखों साल बीत चुके हैं। अगर मेरी मां ने बचपन में कुल की पुरानी किताबें ना पढ़ी होती तो मुझे नदी आरेख का नाम भी नहीं पता होता। माणिका ने धीमी और गंभीर आवाज में मेहनत करते हुए कहा, जिसमें यादों का थोड़ा सा अंश भी शामिल था। लेकिन जब वीर ने इसे सुना तो ये किसी पुरानी कहानी को सुनने जैसा था, इसलिए ये उसके दिल में कोई हलचल पैदा नहीं कर सका। लाखों साल पुरानी एक घटना बहुत दूर थी, इतनी दूर कि वो उसे समझने में जरा भी दिलचस्पी नहीं ले पाया। वो बस इतना जानता था कि नदी आरेख एक खजाना है, एक खजाना जो सभी को एक दूसरे का पागलों की तरह कत्ल करने पर मजबूर कर सकता है। इस तालिस्मान के अंदर नदी आरेख के पत्थर के शिलालेख की रगड़ छिपी हुई है और रगड़ने की प्रक्रिया के दौरान नदी आरेख का एक निशान इस पर अंकित कर दिया गया था। इस निशान को मामूली मत समझना, क्योंकि इससे तुम ये पता लगा सकते हो कि नदी आरेख कहाँ छिपा है। मां को छीन लिया और हमारे इंदिरा कबीले का नाश हुआ, इसका कारण ठीक यही तालिस्मान है। माणिका के बाद के शब्द मानो उसके दिमाग में फट रहे एक बम की तरह थे, जिसने वीर को पूरी तरह से चौंका दिया। उसकी आंखें हैरानी से तालिस्मान को घूर रही थीं। अगर पहले उसने नदी आरेख को एक पुरानी कहानी माना था, तो इस समय उसे अचानक ध्यान आया कि वो सच में इतना खुश नसीब था कि उसे नदी आरेख के कर्म का एक अंश के साथ जुड़ने का मौका मिला था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे खुश नसीब महसूस करना चाहिए या दुखी, लेकिन वो सब कुछ समझ चुका था। इंदिरा कबीले का विनाश, मां का चले जाना और उसके पिता का गायब हो जाना, ये सब कुछ इसी तालिस्मान की वजह से हुआ था। अगर उस पर विवाद ना होता तो उसके पूरे परिवार पर ऐसी मुसीबत कैसे आ जाती? शायद इसी तरह एक आदमी का धन दूसरे के भीतर लालच पैदा करके खुद उसका विनाश कर देता है। वीर ने अपने दिल में अनंत निराशा के साथ गहरी आह भरी। माना जाता है कि तालिस्मान के अंदर एक पुराने प्राणी की साधना की जागीर है। इसके अंदरूनी हिस्से को एक अलग जगह में बनाया गया था, जिसमें कई गहरे स्थान और चीजें छिपी हुई हैं, और नदी आरेख की रगड़ इन्हीं चीजों में से एक है। दुर्भाग्य से मां ने कभी इसमें प्रवेश नहीं किया और बस इसके बारे में जानती हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारी साधना जन्मजात क्षेत्र में है, क्योंकि तुम उस आध्यात्मिक निशान को जगाने में सक्षम हो जो मां ने तालिस्मान में छोड़ा था। इस तरह तुम पहले से ही तालिस्मान पर अपना हक जमा सकते हो। इसे संभाल के रखना, कड़ी मेहनत करना।
सफेद कपड़ों वाली महिला की छवि धीरे धीरे धुंधली होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे अगले ही पल वह टूट जाएगी। उसकी आवाज भी तेज हो गई। बेटा, तुम्हें याद रखना चाहिए कि जब तक तुम ताकतवर नहीं हो जाते, यहां तक कि तुम्हारे छोटे भाई को भी किसी भी हालत में तालिस्मान के बारे में नहीं बताना चाहिए। अगर तुमने ऐसा किया तो ये हमारे इंदिरा कबीले की आशा को खत्म कर देगा। मां की सुरक्षा की चिंता मत करना। जब तक तुम्हारी शक्ति स्वर्गीय अमरलोक तक पहुंचती रहेगी, तुम मां से मिल सकोगे। उसकी आवाज हवा में गूंजती रही, जबकि सफेद कपड़े पहने महिला की छवि पूरी तरह से बिखर गई और बिना किसी निशान के गायब हो गई, और उसकी छाती से लटका तालिस्मान फिर से सामान्य हो गया। कमरा एक बार फिर अंधेरे में डूब गया और वीर को लगा जैसे उसने कोई सपना देखा हो, लेकिन वह आवाज अब भी उसके दिल की गहराइयों में गूंज रही थी और उसकी छाती पर लटके तालिस्मान ने उसे बताया कि यह कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। वह चुपचाप अंधेरे में बैठा रहा और काफी देर बाद उसके होंठ हल्के से कांपते हुए धीमे स्वर में बोले, चिंता मत करो मां, तुम्हारा बेटा तुम्हें जरूर ढूंढ लेगा। वीर की नींद की कोई इच्छा नहीं रही, इसलिए उसने जाकर ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया। जब उसका दिमाग फिर से शांत हो गया तो उसने अपनी नजर अपनी छाती पर लगे तालिस्मान पर डाली। पहले से सब कुछ अनुभव करने के बाद उन्होंने समझा कि उनकी साधना इन 5 वर्षों से जन्मजात क्षेत्र के तीसरे स्तर पर रुकी हुई थी, जिसका कारण केवल यह तालिस्मान था। तालिस्मान ने आज तक चुपचाप उसके सच्चे सार को सोख लिया था, जब तक कि उसके भीतर की ऊर्जा आखिरकार भर नहीं गई और उसकी मां की आध्यात्मिक निशान को जगाने में सक्षम नहीं हो गई। आज उसने अपनी मां की जो शक्लें देखी, उससे उसे उन बातों का पता चला जिनके बारे में वह इतने समय से उलझन में था। आखिरकार उसे पता चला कि वह बिल्कुल बदनसीब नहीं था, उसकी कुदरती प्रतिभा बिल्कुल बुरी नहीं थी, और सबसे जरूरी बात उसे यह पता चला कि उसकी मां अभी भी जिंदा है। वीर प्रेरणा से भर गया, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह और ताकतवर होता गया तो वह अपनी मां को ढूंढ ही लेगा। स्वर्गीय अमरलोक, जब तक मैं जीवित हूं वह दिन आएगा जब मैं अपना बैंगनी महल बनाने के लिए, सुनहरे हॉल में घुसने के लिए, अपना यिंग यांग सुनहरा कोर बनाने के लिए, पुनर्जन्म को तोड़ने के लिए, एक प्रबुद्ध अताल परिवर्तन मास्टर बनने के लिए, सांसारिक अमर बनने के लिए, स्वर्गीय मुसीबतों से गुजरने के लिए और स्वर्गीय अमर बनने के लिए अमर आयाम में चढ़ने के लिए ग्रैंड दाव को समझने में सक्षम हो जाऊंगा। जब तक मैं जीवित हूं, मेरे दादाजी को मारने वाले और मेरे छोटे भाई का दाहिना हाथ छीन लेने वाले दुश्मनों में से कोई नहीं बच पाएगा। वीर ने गहरी सांस ली और उसकी निगाहें स्थिर और अडिग थीं। एक पुराने प्राणी द्वारा साधना के लिए इस्तेमाल की गई एक जागीर सच में इस तालिस्मान के भीतर है, और यहाँ तक कि नदी आरेख का घर्षण भी इसके भीतर है। मुझे हैरानी है कि इसके भीतर कौन से गहरे स्थान और चीजें छिपी हुई हैं। मां ने जो कहा था उसके हिसाब से तालिस्मान पर लगी मोहर पहले ही हटा दी गई है और मेरी जन्मजात लोक साधना पहले से ही जागीर पर हक जमा सकती है। मुझे हैरानी है, क्या ये सच है? वीर को अपनी मां के शब्द याद आए और वह एक पल के लिए हिचकिचाया। फिर उसने हिम्मत जुटाई और अपने दांत पीस लिए, अपने शरीर के भीतर सच्चे सार का एक हिस्सा अलग किया और उसे तालिस्मान में डाल दिया। तालिस्मान की सतह से एक हल्की चमक निकली और घूमती हुई एक गहरे और शांत ब्लैक होल का निर्माण करने के लिए एक साथ जमा हो गई। लगभग उसी समय ब्लैक होल के भीतर से एक ऐसी खिंचाव शक्ति फूट पड़ी जिसका विरोध नहीं किया जा सकता था। वीर अचानक चौंक गया और संघर्ष करने में बहुत देर हो चुकी थी, तो इसलिए उसका पूरा शरीर ब्लैक होल में खिंच गया। ओम! ब्लैक होल टुकड़े टुकड़े होकर टूट गया और गायब हो गया। पूरा कमरा एक बार फिर अंधेरे में डूब गया और फिर सामान्य हो गया, लेकिन वीर कहीं नहीं मिला। वीर एक विशाल और शानदार जगह पर खड़ा था। उसके ऊपर आसमान में तारों की एक कतार टिमटिमा रही थी, मानो जुगनुओं का झुंड हवा में लहरा रहा हो। एक ठंडी चांदी जैसी रोशनी जो झरने जैसी थी, नीचे की ओर झलमिला रही थी, एक अवास्तविक एहसास दे रही थी। उसके पैरों के नीचे एक मुलायम गहरे हरे घास का मैदान था जो दूर तक फैला हुआ था। वह तारों से भरे रात के आसमान के नीचे बिल्कुल अकेला खड़ा था। तारों की रोशनी उसके शरीर के चारों ओर जुगनुओं की तरह लिपटी हुई थी, मानो वह किसी जंगल में हो, और सब कुछ कितना अवास्तविक लग रहा था। क्या ये उस पुराने प्राणी की साधना स्थली हो सकती है? वीर ने अपने आसपास नजर दौड़ाई, लेकिन उसे एक भी ऐसी इमारत नजर नहीं आई जिसे जागीर कहा जा सके। हैरानी के साथ साथ वो खुद को चुपके से चौकन्ना होने से नहीं रोक सका। अज्ञात ही डर का मूल कारण है। यही कारण था कि वीर ने लापरवाही से इधर उधर घूमने की हिम्मत नहीं की और पूरी एकाग्रता से अपने आसपास के वातावरण पर नजर रखी। वहां काफी देर तक खड़े रहने के बाद वीर के पैरों में दर्द होने लगा, लेकिन आसपास का वातावरण अभी भी शांत था। एक भी आवाज नहीं थी, मानो यहां उसके अलावा कोई अन्य जीवित प्राणी भी ना हो। क्या ऐसा हो सकता है कि ये जागीर है ही नहीं? वीर घनी घास पर पीठ के बल लेटा आकाश में टिमटिमाते तारों की घनी कतार को देख रहा था। वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था।
कुछ तो गड़बड़ है। इस जगह में सब कुछ बेजान नहीं है। और ये तारे, क्या ये हमेशा ऐसे नहीं घूमते जैसे सजीव हों? बाहरी दुनिया के तारे ऐसे नहीं घूमते। जब वीर को ये एहसास हुआ तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई और वो आकाश में चमकते तारों की श्रृंखला को ध्यान से देखने लगा। आसमान मानो एक पर्दे की तरह था, जिस पर चमकते तारे बिखरे हुए थे। तारे अनगिनत अलग अलग रास्तों पर घूम रहे थे, जो अपने आप में अनोखे थे और उनकी गति भी अलग अलग थी। हवा में चक्कर लगाते हुए वो एक जटिल और गहन पथ पर चल रहे थे। अगर उसकी जगह कोई साधारण इंसान होता तो वह इस दृश्य को देखते ही शायद हैरान हो जाता, लेकिन वीर इसे देखकर मोहित हो गया। अनगिनत तारों को ब्रश की नोक की तरह इस्तेमाल करते हुए, रात के आकाश के पर्दे को तालिस्मान की तरह इस्तेमाल करते हुए, ब्रश का चित्र अव्यवस्थित सा लगता है, लेकिन असल में ये व्यवस्थित है। ये न केवल अलग अलग तारों की कंटिन्यूस गति की गारंटी देता है, बल्कि वो जीवन और ताजगी से भरपूर तालमेल में घूमते हैं। सच में शानदार। वीर, जो अपने आकर्षण में डूबा हुआ था, ये ध्यान ही नहीं दे पाया कि ऊपर से चमकती ठंडी तारों की रोशनी के धब्बे धीरे धीरे एक तस्वीर में समा रहे थे। वीर अनेक गहरी भावनाओं में डूबा हुआ था। वो अपने आसपास के वातावरण के साथ साथ अपनी वर्तमान स्थिति को भी भूल गया था। उसकी आंखों में केवल लाखों करोड़ों तारों का रास्ता दिखाई देता था, जो अनंत चक्र में घूमते रहते थे। इन रास्तों की लंबाई और मोटाई अलग अलग थी, शायद जटिल रूप से घुमावदार भाले की तरह बिल्कुल सीधे, चापों में मुड़े हुए, यहाँ तक कि गोल सर्पिलाकार। ऐसा लग रहा था जैसे अलग अलग स्ट्रोक्स वाले तलिस्मान के निशान हों। वीर को एक विशाल आकार का अस्पष्ट हाथ दिखाई दे रहा था। उसने आकाश को तालिस्मान के कागज की तरह, लाखों करोड़ों तारों को तालिस्मान के ब्रश की तरह और कल्पना से परे तालिस्मान की तकनीक का इस्तेमाल करके शानदार और गहरे तालिस्मान के निशान बनाए, जिन्हें समझना मुश्किल था। वो खुद को तारीफ से भरकर कहने से नहीं रोक सका, लेकिन उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। वो इन रास्तों को याद रखना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि इन रास्तों में कुछ निशान थे जिनका अनुसरण किया जा सकता था, बस उसे नहीं पता था कि कैसे। इसलिए न तो उसने इसकी चिंता की और न ही उस पर और ध्यान दिया। उसने बस देखा और तारीफ की। इसके बाद उसका मन शांत हो गया, उसके विचार साफ और शांतिपूर्ण हो गए। ओम। अजीब मंत्रोच्चार की गूंज धीरे धीरे बढ़ती गई और धीरे धीरे पूरे आकाश और पृथ्वी पर गूंजने लगी। लाखों करोड़ों तारों से आने वाली बर्फीली प्रकाश किरणें एक साथ मिलकर एक स्क्रोल पेंटिंग में बदल गई, जिससे साफ रोशनी निकल रही थी। अजीबोगरीब मंत्रोच्चार के साथ स्क्रोल पेंटिंग से अचानक रोशनी की अनंत धाराएं निकली, जिन्होंने पूरे आकाश को अपनी चपेट में ले लिया और आकाश में भरे तारों को बहाकर स्क्रोल पेंटिंग में वापस ले आई। वाह! स्क्रोल पेंटिंग एक बंडल में बंद कर एक साफ रोशनी की किरण में बदल गई, जिसकी गति नंगी आंखों से भी दिखाई दे रही थी। हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही वो फटी, उसकी दिशा ठीक उसी तरफ थी जहां वीर खड़ा था। वीर के दिल में अचानक एक डर का भाव जगा और वो अपनी पूरी तरह से बेसुध हालत से चौंक गया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उसने अपने सिर में भिनभिनाहट महसूस की। अगले ही पल उसकी चेतना के सागर में एक दुबले पतले बूढ़े आदमी की विशाल मूर्ति दिखाई दी। बूढ़ा व्यक्ति नंगे पैर था और उसने सादे कपड़े पहने हुए थे। उसके सफेद बाल नीचे लटके हुए थे और वो हवा में पालथी मारकर बैठा दूर आकाश की और एक तारे जैसी गहन और गंभीर दृष्टि से देख रहा था। वृद्ध व्यक्ति की यह विशाल प्रतिमा पूरी तरह से साधारण और साफ सुथरी थी, लेकिन इसमें से एक विशाल और पुरानी आभा निकल रही थी, जिससे किसी का भी पूरा मन अपने आप उसकी ओर आकर्षित हो जाता था। क्या हुआ? ये बूढ़ा आदमी कौन है? वीर ने सदमे से अपने सामने के दृश्य को देखा, फिर तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन सोचने लगा। मैं तो निसंदेह तारों की गति का अवलोकन कर रहा था, फिर मेरी चेतना के सागर में बिना किसी कारण से ऐसा बदलाव क्यों हुआ? कितने साल हो गए, आखिरकार एक शिष्य जो गुरु की विरासत संभाल सकता है आ गया है। हा हा हा। एक धीमी और कर्कश आवाज अचानक उसके कानों में गूंजी। वीर का शरीर कांप उठा और वो कुछ और सोच पाने में असमर्थ हो गया। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली। जब उसने अपने आसपास का नजारा साफ देखा तो वो बहुत हैरान हुआ। तारों से जड़ा रात का आकाश गायब हो गया था और एक विशाल नदी, जो किसी विशाल तल की तरह बह रही थी, असीम नाजुक हरे घास के मैदान पर दिखाई दी थी। नदी में लहरें उठ रही थीं और पानी चारों दिशाओं में उछल रहा था। लंबी नदी आगे की ओर फैली हुई थी, जिसका अंत नजर नहीं आ रहा था। विशाल नदी के ठीक बीचों बीच एक अकेला पहाड़ खड़ा था, जो सीधे आसमान में उठ रहा था, जिसका भारी हिस्सा अंधेरा और सतह बंजर थी। अचानक एक सींग वाला एक राक्षस बड़ी नदी के भीतर से निकला। उसका शरीर शेर का और सिर अजगर का था। दोनों विशाल फटे खुर एक खंबे के आकार के थे और बादलों पर खड़े थे। उसका पूरा शरीर घने गहरे काले रंग के शल्कों से ढका हुआ था। उसकी आंखें साफ थीं और उनसे एक ऐसा अनुभव निकल रहा था जो धरती की हर चीज की गहरी समझ देता था। किलिन? वीर ने जब इस राक्षस को देखा और उसके शरीर से निकलने वाली भयानक आभा को महसूस किया, तो वो ठंडी सांस लेने से खुद को नहीं रोक सका। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा।
उसने किलिन का वर्णन सिर्फ किताबों में ही देखा था। कहा जाता है कि किलिन पुराने समय के प्रसिद्ध दिव्य जानवरों में से एक था। पांचों तत्वों को नियंत्रित करने में स्वाभाविक रूप से सक्षम और बहुत बुद्धिमान। उस पुराने समय में भी जहां देवता और राक्षस आजादी से घूमते थे, किलिन को अपमानित करने की हिम्मत बहुत कम लोग करते थे, जिससे पता चलता है कि उसकी शक्ति कितनी भयानक थी। इस समय एक राक्षस जो किलिन जैसा था उसके सामने दिखाई दिया। यहां तक कि वीर, जिसका स्वभाव पहले से ही चट्टान की तरह मजबूत और दृढ़ था, अभी भी एक अजीब घबराहट महसूस कर रहा था। डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जागीर की आत्मा हूं और मेरे गुरु ने मुझे ज़ैनित नाम दिया है। मैं लाखों साल से भी ज्यादा समय से अपने गुरु के लिए जागीर की देखभाल कर रही हूं। धीमी और कर्कश आवाज एक बार फिर सुनाई दी, लेकिन वो उस राक्षस के मुंह से निकली जो किलिन जैसा लग रहा था। तो वो ज़ैनित है। वीर ने थोड़ी राहत की सांस ली। फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि अगर उससे पहले वाला राक्षस सच में 1,00,000 साल तक जिंदा रहा था, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि ये जागीर लाखों साल से भी ज्यादा समय से मौजूद है? जूनियर वीर सीनियर को प्रणाम करता है। क्या मैं सीनियर से पूछ सकता हूं कि यह सचमुच पुराने सत्ता की साधना का स्थान है? वीर ने आदरपूर्वक पूछा। भले ही वो सच में उसके सामने एक राक्षस ही क्यों ना रहा हो, फिर भी वो ऐसा अस्तित्व नहीं था जिसका वो अनादर कर सके। बिल्कुल, ये सच में मेरे गुरु की साधना स्थली है। ज़ैनित आगे बढ़ा और एक पल के लिए वीर को परखा, फिर हैरानी और घबराहट में बोला, जन्मजात लोक, तुम्हारी शक्ति इतनी कमजोर है। ये कैसे संभव है कि तुम मेरे गुरु की विरासत का असली सार प्राप्त कर पाओ? वीर ने हैरानी से पूछा, विरासत का असली सार क्या है? लेकिन ज़ैनित ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और बहुत देर तक कड़वाहट से सोचता रहा। फिर अचानक बोला, बच्चे, तुम एक की शोधक हो जिसने तालिस्मान के इस्तेमाल से दाव की तलाश की। क्या तुमने तालिस्मान के जरिए दाव की तलाश की? वीर उलझ गया और उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं बस कुछ बुनियादी तालिस्मान बनाना जानता हूं। ज़ैनित के चेहरे पर अचानक समझ का भाव आया और उसने आह भरते हुए कहा, ठीक है, गुरु ने असल में स्वर्ग के रहस्यों का पता लगाकर दावों की खोज की थी। तुम्हें अपना उत्तराधिकारी चुनना सही ही है। वीर और भी हैरान हो गया और खुद को ये कहने से नहीं रोक सका, सीनियर, असल में क्या हो रहा है? मुझे उनकी विरासत कब मिली? ज़ैनित ने वीर को अजीब नजरों से घूरते हुए कहा, तुम्हारी चेतना के सागर में मेरे गुरु के सच्चे शरीर के निशान का एक धागा है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें इसकी जानकारी ही न हो? वीर को उस बूढ़े व्यक्ति की मूर्ति याद आई जिसने उसकी चेतना के सागर में एक विशाल और पुरानी आभा निकाली थी, और वो हैरान होकर कहने से खुद को नहीं रोक सका, क्या वो दादाजी आपके गुरु हैं? ज़ैनित चौंक गया और उसने अपना सिर दिलाते हुए कहा, लगता है कि तुम सच में कुछ नहीं जानते। वीर अपने दिल में शर्मिंदा था, लेकिन आदरपूर्वक कहा, मुझे उम्मीद है कि सीनियर मुझे बता पाएंगे। ज़ैनित एक पल के लिए चुप रहा, फिर धीरे से अपना मुंह खोला और बोला, लाखों साल पहले मेरे गुरु ने एक बार शर्त रखी थी कि उनके जाने के बाद केवल वही व्यक्ति उनकी विरासत का उत्तराधिकारी होगा जो स्टार सीक्रेट दायरे की परीक्षा में उनके सच्चे शरीर का निशान प्राप्त करने में सक्षम हो। और इतने सालों में तुम अकेले हो। दूसरे शब्दों में, तुम पहले से ही मेरे गुरु के शिष्य बनने की योग्यता रखते हो। वीर को अचानक एहसास हुआ कि तारों से भरा पूरा आकाश जो उसने पहले देखा था, शायद तारों का गुप्त क्षेत्र था, मगर इसे भी एक परीक्षा ही माना जाता है। मैंने कुछ देर तक तारों के घूमने का अवलोकन किया और मुझे जागीर के मालिक का सच्चा शरीर निशान मिल गया। क्या यह थोड़ा ज्यादा आसान नहीं है? वीर के विचारों को समझते हुए ज़ैनित ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम जानते हो कि लाखों सालों के दौरान कितने विशेषज्ञ मेरे गुरु के सच्चे शरीर निशान को प्राप्त करना चाहते हैं? मैं तुम्हें ठीक ठीक बता सकता हूं, कुल 6,983 लोग। इनमें पुनर्जन्म क्षेत्र, पाताल परिवर्तन क्षेत्र, पार्थिव अमर क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल है, और यहां पर कि स्वर्गीय अमर क्षेत्र के भी अनोखे विशेषज्ञ कम संख्या में नहीं थे। यहां तक कि सबसे कम साधना वाला इंसान भी येन यांग स्वर्णिम मूल क्षेत्र में था। अब क्या तुम्हें लगता है कि यह आसान है? वीर के बोलने का इंतजार किए बिना ज़ैनित ने अहंकार पूर्वक अपना सिर उठाया और ठंडे स्वर में कहा, अगर तुमने स्टार सीक्रेट दायरे को समझने के लिए तालिस्मान के दावों के अधिकारी के दिल का इस्तेमाल नहीं किया होता और साथ ही बहुत अच्छी समझ भी नहीं रखते, तो मुझे डर है कि तुम स्टार यूनिवर्स द्वारा मार दिए गए होते। वीर डर गया और उसने सदमे में कहा, स्टार यूनिवर्स द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया? ज़ैनित ने सिर हिलाया। ठीक है, तारों का गुप्त क्षेत्र अनोखे रूप से गहरा है और ब्रह्मांड की सभी चीजों को अपने में समेटे हुए है।
अगर कोई 1 घंटे के भीतर तारों के गुप्त क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पाता तो वो यकीनन उसमें दफन हो जाएगा और उसकी आत्मा और मन मिट जाएंगे। यहां तक बोलते हुए जैनित ने भावुक होकर आह भरी। जो लोग जागीर में घुसने में सक्षम थे वे सभी उस समय के विशेषज्ञ थे जिनके पास असाधारण शक्ति थी, मगर उनमें से आधे से ज्यादा अभी भी स्टार सीक्रेट दायरे में थे और केवल मुट्ठी भर लोग ही स्टार सीक्रेट दायरे से कामयाबी से बाहर निकल पाए। ये लोग तुम्हारे जैसे ही थे और दांव के कुछ सच को समझ पाए थे जो मास्टर ने स्टार सीक्रेट दायरे में पीछे छोड़ दिया था। लेकिन दुर्भाग्य से तुमसे पहले ऐसा कोई नहीं था जो मास्टर द्वारा छोड़े गए सच्चे शरीर निशान को प्राप्त कर सका हो, और स्वाभाविक रूप से मेरे मास्टर का शिष्य बनने की योग्यता प्राप्त करने के लिए भाग्य में नहीं था। वीर ने हैरानी से पूछा, उन लोगों का क्या हुआ? वे कैसे जाने को तैयार होंगे? जैनित ने ठंडे स्वर में कहा, बेशक वे तैयार नहीं थे। असल में उन्होंने तारों के गुप्त क्षेत्र से जो दाव का सच समझा था वो उनके लिए जिंदगी भर अध्ययन करने और असीम फायदा पाने के लिए काफी था, मगर उनमें से कुछ लोग अभी भी बहुत जिद्दी थे और मेरे गुरु की विरासत को हथियाने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए वे जबरदस्ती परीक्षाओं के स्वर्ग शिखर पर चढ़ गए और अंत में उनके शरीर और आत्मा का नाश हो गया। यहां तक बोलते हुए जैनित ने बड़ी नदी की ओर मुंह किया और बड़ी नदी के बीचों बीच स्थित अकेले पहाड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, ये परीक्षाओं का स्वर्गीय शिखर है और इसे परीक्षाओं के 18 स्तरों में बांटा गया है। केवल सभी परीक्षाओं को पार करके ही कोई मेरे गुरु द्वारा छोड़ी गई पूरी विरासत प्राप्त कर पाएगा। परीक्षाओं के स्वर्गीय शिखर पर जबरदस्ती चढ़ने वाले ज्यादातर लोग पहले 3 परीक्षाओं में ही मर गए, जबकि उनमें से सबसे ताकतवर 1 लाख साल पहले का एक अनोखा तलवार अमर, जिसकी साधना ने तलवार दाव के शिखर को पाया था, मौत को प्राप्त होने से पहले केवल परीक्षाओं के 13वें स्तर तक ही पहुंच पाया। वीर ने यह सुनकर डर से कांप उठा और बड़ी नदी के बीचों बीच स्थित अकेले पहाड़ को देखते हुए पूछा, तो अगर मुझे पूरी विरासत प्राप्त करनी है तो क्या मुझे उस स्वर्ग शिखर के सभी 18 परीक्षाओं को पास करने की जरूरत है? बिल्कुल, लेकिन तुम उनके जैसे नहीं हो क्योंकि तुमने मेरे गुरु का सच्चा शरीर निशान प्राप्त कर लिया है। तुम सिर्फ स्वर्ग शिखर की चढ़ाई के दौरान ही जख्मी होंगे और तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं होगा, जैनित ने आसानी से कहा। वीर ने मन ही मन राहत की सांस ली, क्योंकि वो चिंतित होने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उस अनोखे तलवार अवर ने भी परीक्षाओं के 13वें स्तर पर अपनी जान गंवा दी थी। जिसकी साधना जन्मजात क्षेत्र के केवल 3रे स्तर की थी, वो शायद पहले स्तर को भी पार नहीं कर पाएगा। जैनित ने याद दिलाया, भले ही तुम्हारी जान को कोई खतरा ना हो, फिर भी मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम अभी परीक्षाओं में पास होने की कोशिश ना करो। तुम्हारी ताकत बहुत कमजोर है, यहां तक कि तुम्हारी ताकत इतनी कमजोर है जितनी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन पुराने समय में तुम जैसे इंसान की ताकत एक नवजात शिशु से थोड़ी सी ही ज्यादा होगी। नवजात शिशु से थोड़ी सी ही ज्यादा? वीर इसे अपने दिल में मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब उसने सोचा कि उसके सामने जो प्राणी था वो एक राक्षस था जो लाखों सालों से जिंदा था, तो वो केवल इस अनिच्छा को अपने दिल की गहराई में दबा सकता था और पूछ सकता था, सीनियर, तो मैं परीक्षणों के स्वर्गीय शिखर के पहले स्तर को कब पार कर पाऊंगा? जैनित चौंक गया और हैरानी से पूछा, बताओ, तुम परीक्षा पास करने के लिए इतने उत्सुक क्यों हो? वीर ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, मैं मजबूत बनना चाहता हूं, अपने दादाजी का बदला लेना चाहता हूं, अपने इंद्रा कबीले का बदला लेना चाहता हूं, और मैं अपनी मां से मिलने के लिए स्वर्गीय अमर बनना चाहता हूं। जैनित को अचानक समझ आ गई और वो एक पल के लिए सोचने लगा, फिर धीरे से बोला, अब जब तुमने मेरे गुरु का सच्चा शरीर निशान प्राप्त कर लिया है, तो जब तक कोई अनहोनी नहीं होती, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम अपनी इच्छा पूरी कर सकोगे। लेकिन तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर है और तुम्हारी साधना बहुत कमजोर है। अगर तुम स्वर्गीय अमर लोक की साधना करना चाहते हो तो शायद ये एक लंबी यात्रा होगी। वीर की निगाहें स्थिर थीं और उन्होंने शांति से कहा, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, मैं कभी हार नहीं मानूंगा, मैं बिल्कुल हार नहीं मानूंगा। जिंदगी के कई उतार चढ़ाव का अनुभव कर चुकी जैनित की आंखों में तारीफ की एक झलक दिखाई दी। फिर उसने अपना सिर उठाकर स्वर्ग शिखर की ओर देखा और फिर अहंकार से बोला, लाखों सालों में तुम ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हो जिसने मेरे गुरु द्वारा छोड़ा गया सच्चा शरीर निशान प्राप्त किया है। जब तक तुम लगन से साधना करते हो तो बदला लेने या स्वर्गीय अमर बनने की तो बात छोड़ो, आगे बढ़ना भी सही है। उन दिनों मेरे गुरु ने महादाव में महारत हासिल कर ली थी। और आवाज अचानक बंद हो गई क्योंकि जैनित को कुछ एहसास हुआ और उसने अपनी जुबान बंद कर ली। वीर ने मगर ये सब नहीं देखा, क्योंकि वो सिर्फ इस बारे में सोच रहा था कि उसके चेतना के सागर के भीतर, सच्चे शरीर निशान के भीतर सच में कौन से रहस्य छिपे हुए हैं जिन्हें जागीर के मास्टर ने पीछे छोड़ दिया है, और ये उसे मजबूत बनने में कैसे मदद करेगा। इसके अलावा नदी आरेख रगड़, जिसके बारे में मां ने बात की थी, वो जागीर के भीतर कहाँ रखा गया है।
मेरे गुरु ने अपने पीछे जो सच्चा शरीर निशान छोड़ा है उसे ध्रुव दिव्य प्रतिमा कहा जाता है और इसमें ग्रैंड दाओ के कई रहस्यों पर मेरे गुरु की समझ है। इसे लगातार कल्पना करने और समझने से न केवल ये आपकी आत्मा को हर गुजरते दिन के साथ मजबूत करने देगा, बल्कि ये ग्रैंड दाओ की आपकी समझ के लिए भी फायदेमंद है। सबसे जरूरी बात यह है कि चूंकि आपके पास सच्चे शरीर निशान का ये धागा है, इसलिए आप सबसे ऊंची शरीर शोधन तकनीक की साधना करने में सक्षम हैं। ब्रह्मांडीय तारा विनाशक शरीर गढ़ने की कलाएं। वीर के कुछ बोलने से पहले ही जेनिथ ने वीर के विचारों को भांप लिया था और धीरे से कहा, पुराने समय में सभी सोचते थे कि मेरे गुरु ने स्वर्ग के रहस्यों के चक्र के पीछे छिपे हुए गहन मतलब को समझने के लिए नदी आरेख का अवलोकन किया था, ताकि वे अचानक महान दाव की समझ प्राप्त कर सकें और शिखर क्षेत्र तक पहुंच सकें। किसी को भी नहीं पता था कि मेरे गुरु का पूरा शरीर नदी आरेख का अवलोकन शुरू करने से पहले ही पारलौकिकता प्राप्त कर चुका था। उनके शरीर शोधन कलाएं पीढ़ियों तक चलने वाली अपनी परंपरा स्थापित करने के लिए काफी थीं। दुर्भाग्य से मेरे गुरु बहुत जल्दी में चले गए और केवल ब्रह्मांडीय तारा विनाशक शरीर गढ़ने की कलाओं को ही पीछे छोड़ पाए। जेनिथ अपनी बात खत्म करने के बाद चुप हो गया। ऐसा लगा जैसे वो यादों के अंतहीन दौर में डूबा हुआ था और उसने चुपचाप आह भरी। वीर ने चुपचाप उस जानकारी को पचा लिया जो जेनिथ ने कुछ क्षण पहले बताई थी। उसका दिल लहरों की तरह उमड़ रहा था। वो क्षण भर के लिए बोलना भूल गया, लेकिन आखिरकार हिम्मत जुटाकर पूछ बैठा, सीनियर, मैंने किसी से कहते सुना है कि इस जागीर में नदी आरेख की रगड़ छिपी है। मुझे हैरानी है कि ये सच है। जेनिथ चौंक गया और उसकी निगाहें वीर पर टिक गईं और उसने एक अजीब सी आवाज में कहा, अब भी तुम समझ नहीं पाए? सच्चे शरीर के निशान का रेशा मेरे गुरु द्वारा स्वर्ग के रहस्यों को समझने के लिए नदी आरेख का अवलोकन करने के बाद पीछे छोड़ दिया गया था और असल में इसमें नदी आरेख के सच्चे सार का एक रेशा था। अब जब तुमने सच्चे शरीर का निशान प्राप्त कर लिया है तो ये नदी आरेख के सच्चे सार का एक रेशा प्राप्त करने के बराबर है। तुम रगड़ने के बारे में क्या सोच रहे हो? वीर को अचानक एहसास हुआ कि नदी आरेख की रगड़ तो बस अफवाहों का एक गोला थी। असली नदी आरेख का असली सार तो जागीर के मालिक के असली शरीर के निशान में ही समाया हुआ था। मैंने इसे इत्तेफाक से पाया। हो सकता है कि भविष्य में मैं इसका असली नदी आरेख प्राप्त करने के लिए इस पर भरोसा कर सकूं। ठीक है, मैंने तुम्हें वो सब बता दिया जो मैं बता सकता था। क्या तुम्हारे पास और कोई सवाल है? जेनिथ ने अपना ड्रैगन जैसा सिर हिलाया और काफी दोस्ताना अंदाज में बोला। जाहिर है उसने वीर को अपने गुरु के पद का योग्य उत्तराधिकारी मान लिया था। वीर ने अपना मुंह खोला, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके पास पूछने के लिए बहुत सारे सवाल हैं और एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि उसे पहले कौन सा सवाल पूछना चाहिए। जेनिथ खुद को मार्गदर्शन करने से नहीं रोक सका। आपकी मौजूदा ताकत कमजोर है और आपका शरीर बहुत कमजोर है। मुझे लगता है कि अगर आप पहले ब्रह्मांडीय तारा विनाशक शरीर गढ़ने की कलाओं की साधना शुरू कर दें तो कोई नुकसान नहीं होगा। जब आपकी शारीरिक शुद्धि और ची शुद्धि दोनों ही साधना के बैंगनी महल क्षेत्र तक पहुंच जाएंगी तो आप फिर से जागीर में प्रवेश करते समय स्वर्ग शिखर के पहले परीक्षण को पास करने में सक्षम हो जाएंगे और इस तरह उससे जुड़ा इनाम पाएंगे। जहां तक दूसरी बातों का सवाल है, उनके बारे में ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं है। वीर ने घबराहट में कहा, लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता कि ब्रह्मांडीय तारा विनाशक शरीर गढ़ने की कलाएं कहाँ हैं। मैं साधना कैसे करूं? जेनिथ ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब आप जाएंगे तो मैं स्वाभाविक रूप से इसे आपको दे दूंगा। क्या आपके पास और कोई सवाल है? अगर कोई नहीं है तो मैं ये तकनीक आपको दे दूंगा और आपको आपके रास्ते पर भेज दूंगा। सीनियर, रुको, वीर ने जल्दी से कहा। आपने पहले कहा था कि जब मैं स्वर्गीय परीक्षणों के पहले स्तर को पार कर लूंगा तो मुझे उससे जुड़ा इनाम मिलेगा। क्या ये कोई ऐसी बात है जिस पर मुझे ध्यान देना चाहिए? जेनिथ ने अपना सिर हिलाया। मैं तो सिर्फ जागीर की आत्मा हूं, मुझे ये सब कैसे पता? मगर मुझे पता है कि जब आप परीक्षणों का पहला स्तर पार कर लेंगे तो जागीर में साधना करने के हर 3 दिन में बाहरी दुनिया में केवल 1 दिन ही गुजरेगा। इसलिए ये आपके साधना के लिए बहुत फायदेमंद है। समय में बदलाव को नियंत्रित करना। वीर ने ठंडी हवा की गहरी सांस ली और उसके दिल में बहुत झटका लगा। ऐसी क्षमता असल में स्वर्ग को चुनौती देने वाली थी। जरा सोचिए, अगर मैं जागीर में 3 दिन साधना करता हूं और बाहरी दुनिया में सिर्फ 1 ही दिन गुजारता हूं तो क्या मैं किसी और से 2 दिन ज्यादा साधना नहीं कर लेता? अगर मैं रोज यहीं रहूं तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि... फिर उसने इसके बारे में जितना सोचा, वीर उतना ही ज्यादा उत्साहित होता गया, यहां तक कि उसे थोड़ा डर भी लगा कि वो इतना सुखद आश्चर्य बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो अभी जनजात क्षेत्र के 3रे स्तर पर ही था और बचपन से ही पाइन मिस्ट सिटी में रहता था। उसे कैसे पता चला होगा कि दुनिया में समय को नियंत्रित करने की ऐसी क्षमता मौजूद है जो स्वर्ग को चुनौती दे सकती है?
अगर आप स्वर्ग शिखर का दूसरा परीक्षण पार कर लेते हैं तो यहाँ 9 दिन बिताना बाहरी दुनिया में बिताए गए 1 दिन के बराबर है। तीसरा स्तर पार करने पर ये 81 दिनों तक बढ़ जाएगा और आगे के परीक्षण और इनाम इसी तरह बढ़ते रहेंगे। आखिरकार जब आप 18वां स्तर पार कर लेंगे तो आप अपनी मर्जी से यहाँ साधना कर सकते हैं, क्योंकि बाहरी दुनिया के लिए समय पूरी तरह से रुक जाएगा। ज़ैनिथ ने वीर की मनस्थिति के बारे में पूरी तरह से अनजान होते हुए कहा, लेकिन इतनी जल्दी खुश मत हो जाना। स्वर्ग शिखर परीक्षण का पहला स्तर पार करना इतना आसान नहीं है। तुम्हारी मौजूदा साधना के साथ परीक्षण में घुसना मौत को बुलाने जैसा है। बेहतर होगा कि तुम अपना ध्यान अपनी साधना बढ़ाने पर लगाओ। लगन से साधना करना ही अब सबसे महत्वपूर्ण काम है जो तुम्हें करना है। वीर तुरंत शांत हो गया। हाँ, शरीर शोधन और ची शोधन साधना दोनों को परीक्षणों के पहले स्तर को पार करने के लिए बैंगनी महल क्षेत्र तक पहुंचना होगा। फिर दूसरे स्तर का क्या, किस साधना की जरूरत होगी, यहां तक कि बाद के तीसरे स्तर, चौथे स्तर तक, 18वें स्तर तक। ये ऐसी चीज कैसे हो सकती है जिसे मैं आसानी से पार कर सकती हूँ? फल पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर मैं पूरी लगन से साधना न करूं और केवल बाहरी चीजों की शक्ति उधार लेने के बारे में सोचता रहूं तो मेरे लिए सच्चा विशेषज्ञ बनना कैसे संभव है? इच्छाएं और विचलित करने वाले विचार आंतरिक राक्षसों का कारण बनते हैं। अगर मैं हर चीज के लिए आसान रास्ता अपनाने के बारे में सोचता रहूं तो शायद मुझ में कभी भी अमरता के मार्ग पर कदम रखने की क्षमता नहीं होगी। इस समय वीर अपने पिछले अजीब सदमे और उत्तेजना से पूरी तरह से जाग गया। उसने देखा कि उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग गया था। उसने जब ज़ैनिथ को देखने के लिए अपना सिर उठाया तो उसने देखा कि ये किलीन जैसी आत्मा जिंदगी के उतार चढ़ाव को झेल चुकी अपनी आंखों से उसे घूर रही है। ऐसा लग रहा था मानो वो उसके दिल के सारे विचारों को देख पा रहा हो, जिससे वीर खुद को शर्मिंदगी महसूस करने से नहीं रोक सका। मेरे गुरु ने एक बार कहा था कि केवल साफ और मजबूत दिल वाला व्यक्ति ही एक सामान्य इंसान की समझ के सीमाओं से परे जाकर महादाव के शिखर तक पहुंचने में सक्षम होता है। वीर, मेरे गुरु की उम्मीदों पर खरा उतरने में असफल मत होना। ज़ैनिथ अचानक बादलों पर चढ़ गया और जोर से आकाश की ओर गरजा, ऐसी आवाज में जो गड़गड़ाहट की तरह थी, जो आकाश और पृथ्वी दोनों की सीमाओं में गड़गड़ाहट और विस्फोट की तरह थी। उसके सिर के ऊपर लगा एक सींग वीर की ओर मुड़ा। फिर 5 रंगों वाली एक प्रकाश किरण तेजी से वीर की ओर निकली और उसके शरीर में घुसते ही गायब हो गई। वीर को बस ये महसूस हुआ कि उसकी दृष्टि धुंधली हो गई है और अगले ही पल वो अपने कमरे में दिखाई दिया। मां ने जो कहा वो सच में सच है। अब मुझे न केवल जागीर की आत्मा और जागीर के मालिक द्वारा छोड़े गए सच्चे शरीर निशान की मंजूरी मिल गई है, बल्कि मैं अनजाने में नदी आरेख के सच्चे सार का एक तंतु भी प्राप्त करने में कामयाब हो गया हूं। जब तक मैं अपनी साधना में लगनशील रहूंगा, मैं यकीनन ताकतवर बन पाऊंगा। वीर अपने कमरे में सभी जानी पहचानी चीजों को देखते हुए एक लंबी सांस छोड़े बिना नहीं रह सका। एक पल के लिए सोचते हुए वो एक बार फिर अपनी चेतना के सागर में पहुंच गया और एक बार फिर विस्मय में आह भरने से खुद को नहीं रोक सका जब उसने ध्रुव दिव्य प्रतिमा को देखा, जो एक विशाल और पुरानी आभा निकाल रही थी। स्वर्ग के रहस्यों की चक्र से जुड़े दाव को विकसित करने के लिए नदी आरेख का अवलोकन करना, फिर महादाव के शिखर पर चढ़ना, क्या इस सीनियर का नाम ध्रुव हो सकता है? मुझे हैरानी है कि उसने साधना का कौन सा क्षेत्र पाया। काफी देर तक चुपचाप उसे निहारने के बाद वीर ने अपने सामने तैरती 5 रंगीन रोशनियों के एक किरण को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। रोशनियों का ये गोला जागीर की आत्मा ज़ैनिथ ने उसके जाने से पहले उसकी चेतना के सागर में छोड़ दिया था। ये जागीर के मालिक द्वारा छोड़ी गई सबसे ऊंची शारीरिक शोधन तकनीक, ब्रह्मांडीय तारा विनाशक शरीर गढ़ने की कलाएं जरूर रही होंगी। वाह! जैसे ही उसकी उंगली का सिरा उस पर लगा, 5 रंगीन रोशनियां झटपट अनगिनत फड़फड़ाते तारों में बदल गईं। अगर कोई ध्यान से देखे तो वे तारे पुराने मोहरों से बने थे, जो हथेली के आकार की थीं। ये मोहरें सुंदर और चमकदार लहरती रोशनियों से भरी हुई थीं, मानो वे जीवन शक्ति से भरपूर कोई जीवित प्राणी हो, हवा में हल्के हल्के लहराते और अद्भुत आकर्षण से भरे हुए थे। जमा करो। एक सुरीली, साफ और हल्की आवाज अचानक गूंजी। इस एक शब्द ने नीचे देखने और पूरी दुनिया को नियंत्रित करने की एक गरिमामयी आभा दिखाई, जिससे अपने आप ही किसी के दिल में समर्पण और पूजा का भाव जागृत हो गया। वीर द्वारा आवाज के स्रोत को समझने का इंतजार किए बिना सुंदर अक्षरों की फड़फड़ाती और बहती हुई श्रृंखला अचानक एक व्यवस्थित लेखन में जमा हो गई। हर अक्षर से लाखों करोड़ों धुंधली रोशनियां निकल रही थीं। वीर ने सिर उठाकर देखा और महसूस किया कि उसका मन गूंज रहा है, क्योंकि गहन चरित्रों की पंक्तियां जिन्हें समझना मुश्किल था, एक कलकल की धारा की तरह उसके मन में भर गईं, जो एक निशान की तरह फैलने में असमर्थ थीं। ये सच में ब्रह्मांडीय तारा विनाशक शरीर गढ़ने की कलाएं हैं। शरीर को निखारने की कितनी अनोखी तकनीक है। वीर ने तेजी से उस पर हाथ फेरा तो उसके दिल में अंतहीन झटका लगा। इसका उद्देश्य तारों के ब्रह्मांड की नुकसानदायक ऊर्जा को खींचकर शरीर को मजबूत करना था। क्या दुनिया में सच में ऐसी कोई शरीर शोधन तकनीक है? ची शोधकों के मुकाबले पाइन में सिटी में शरीर शोधकों की हैसियत बहुत कम थी। शरीर शोधन का रास्ता चुनने वाले लोग आमतौर पर गरीब और निराश लोग होते थे। वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए जैसे खदान में काम करने वाले और दुकानों में काम करने वाले नौकरी पाने के लिए अपने शरीर को कठोर करते थे, वो मजदूरों से अलग नहीं थे।
इसका कारण ये था कि शरीर का शोधन बहुत मुश्किल और तकलीफदेह था, और उन्नति की शर्तें इतनी सख्त थीं कि गुस्सा आता था। हालांकि चीज शोधन के मार्ग में कुदरती प्रतिभा के लिए बहुत सख्त उम्मीदें थीं, फिर भी अगर कोई लगन से साधना करता तो ये रास्ता कहीं ज्यादा आसान था। स्वाभाविक रूप से शरीर शोधन के मार्ग पर चलने वाले लोगों की संख्या में बहुत कमी आ गई। सबसे जरूरी बात यह है कि भले ही किसी की कुदरती प्रतिभा कितनी भी खराब क्यों ना हो, अगर वो चीज शोधन के मार्ग पर चलता रहे तो वो पाइन में सिटी में एक आरामदायक और इज्जतदार नौकरी पाने में पूरी तरह सक्षम होगा। चीज शोधक जैसे कि वनस्पति शास्त्री जो आत्मा की फसलें और आत्मा की जड़ी बूटियां उगाते थे, प्रशिक्षक जो आत्मा के पक्षी और राक्षसी जानवर पालते थे, आत्मा के रसोइये जो स्वादिष्ट भोजन बनाते थे, और कारखानों और खुदरा दुकानों में तालिस्मान, हथियार शोधन और गोली शोधन में विशेषज्ञता रखने वाले प्रशिक्षु, ये सभी शरीर शोधन करने वाले मजदूरों से कहीं बेहतर स्थिति में थे, चाहे वो इलाज, पद या आय के मामले में हो। वीर बचपन से ही पाइन में सिटी की झुग्गी झोपड़ी में रहता था और अक्सर कई शरीर शोधकों को देखता था जो मजदूर थे, इसलिए वो उन हालातों से बहुत वाकिफ था जिनमें वो रहते थे। ठीक इसी वजह से उसने कभी भी शरीर शोधन के मार्ग पर विचार ही नहीं किया था। लेकिन ब्रह्मांडीय तारा विनाशक शरीर गढ़ने की कलाओं की गहराई को अपनी आंखों से देखने के बाद वीर ने अपना मन पूरी तरह बदल लिया। आखिरकार उसे पता ही चल गया था कि जागीर की उस आत्मा के मालिक सीनियर ध्रुव ने सत्ता का क्षेत्र प्राप्त कर लिया है और अपने शरीर शोधन तकनीक के बल पर पीढ़ियों तक चलने वाली अपनी परंपरा की स्थापित करने में सक्षम है। उसके बाद वीर शारीरिक शोधकों को कैसे देख पाएगा? आज से तालिस्मान बनाने और क्यूई शोधन के अलावा मुझे ब्रह्मांडीय तारा विनाशक शरीर गढ़ने की कलाओं की भी साधना करनी है, इसलिए मेरे पास उपलब्ध समय कम होता जा रहा है, मगर जब तक यह मुझे मजबूत बना सकता है ये सब कुछ सार्थक होगा। वीर ने चुपचाप सोचा और योजना बनाई। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। सीनियर जेनिथ ने जो कहा था उसके अनुसार जागीर के मालिक द्वारा छोड़े गए सच्चे शरीर निशान का लगातार दर्शन करने से मेरी आत्मा हर गुजरते दिन के साथ और भी मजबूत होती जाएगी। सबसे जरूरी बात यह है कि जब मेरी आत्मा एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाएगी तो मैं नदी आरेख के सच्चे सार में महारत हासिल कर सकती हूं और फिर उस असली जगह की तलाश कर सकती हूं जहां नदी आरेख छिपा है। यहां तक सोचकर वीर अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। सीनियर ध्रुव ने ग्रैंड डाउ कर समझने के लिए नदी आरेख का अवलोकन किया था, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी शक्ति बहुत पहले ही एक भयानक स्तर पर पहुंच गई थी, जबकि मेरी साधना अभी जनजात क्षेत्र में ही है। अगर मैं अभी नदी आरेख प्राप्त करने के लिए खुशनसीब भी हो जाऊं तो मुझे डर है कि मैं कुछ भी नहीं समझ पाऊंगा और इससे मुझे केवल नुकसान ही होगा। मेरे लिए अभी भी सबसे जरूरी बात यही है कि मैं अपनी साधना बढ़ाऊं। वीर को लगा जैसे ही उसने अपने विचारों को व्यवस्थित किया उसका पूरा शरीर ताजगी से भर गया। सुबह की चमक आसमान में देखकर वो अब बिस्तर पर और नहीं रुकना चाहता था। जल्दी से मुंह धोने के बाद वीर अपने छोटे भाई को तलवारबाजी के प्रशिक्षण के लिए जगाने ही वाला था कि उसने देखा कि उसके छोटे भाई की शक्ल पहले ही कमरे से गायब हो चुकी थी और वो चौंक गया। इतनी सुबह हो गई है, छोटा भाई कहाँ गया? वीर घर से बाहर निकला और उसने तुषार की शक्ल को आंगन में तलवारबाजी का अभ्यास करते हुए नहीं देखा तो वीर मन ही मन और भी ज्यादा हैरान हुआ। जब से छोटे भाई का दाहिना हाथ खराब हुआ था वो घर से बहुत कम निकलता था और जब भी बाहर जाता मुझे जरूर बताता आज क्या हो रहा है। यकीनन ठीक इसी समय नैना दौड़कर आंगन में आई और उसने वीर को देखते ही जल्दी से अपना छोटा हाथ हिलाया। हांफते हुए उसने चिल्लाया, बड़े भाई वीर, तुषार का किसी से झगड़ा हो गया है, जल्दी से जाके देखो। वीर का दिल बैठ गया और उसने पूछा, नैना ये कहाँ हुआ? नैना ने आज्ञाकारी होकर उत्तर दिया, स्काई स्टार तलवारबाजी संस्थान। मेरी माँ ने ही मुझे आपको बताने के लिए कहा था। मेरी माँ पहले ही वहां जा चुकी हैं। स्काई स्टार तलवारबाजी संस्थान? वीर के मन में एक बुरा एहसास हुआ जिससे उसकी भौहें तन गईं। पाइन मिस्ट शहर। पाइन मिस्ट शहर का पूर्वी हिस्सा शांत और बहुत ही व्यवस्थित था। ये शहर के 1/4 हिस्से में फैला हुआ था और इसे संस्थान जिला भी कहा जाता था क्योंकि इस क्षेत्र में कई छोटे बड़े शिक्षण संस्थान थे। स्काई स्टार तलवारबाजी संस्थान उनमें से एक था। सभी संस्थानों में स्काई स्टार तलवारबाजी संस्थान काफी मशहूर था क्योंकि वो पाइन मिस्ट संस्थान के बाद दूसरे नंबर पर आता था और माउंटेन मिस्ट संस्थान तीसरे स्थान पर। पाइन मिस्ट शहर में माता पिता जब अपने बच्चों के लिए संस्थान चुनते थे तो स्वाभाविक रूप से पाइन मिस्ट संस्थान उनकी पहली पसंद होती थी, लेकिन इसमें दाखिले की शर्तें बहुत सख्त थीं जिसकी वजह से बहुत कम बच्चों को ही यहां प्रवेश मिल पाता था। माउंटेन मिस्ट संस्थान केवल बेहतरीन प्राकृतिक प्रतिभा वाली लड़कियों को ही भर्ती करता था, जिसके कारण ज्यादातर लोग उसमें शामिल होने से बचते थे।
स्काई स्टार संस्थान ही एक ऐसा संस्थान था जो किसी भी शर्त से बंधा हुआ नहीं था। कोई भी सिर्फ स्पिरिट स्टोन्स की ऊंची फीस चुकाकर यहाँ शिक्षा पा सकता था। इस तरह से टॉप 3 संस्थानों में छात्रों की संख्या के मामले में स्काई स्टार संस्थान सबसे आगे था। तलवारबाजी संस्थान के बाहर। स्काई स्टार तलवारबाजी संस्थान के दरवाजे के बाहर तुषार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और वो अपना चेहरा सिकुड़े चुपचाप खड़ा था। उसके सामने एक 13-14 साल का अच्छे कपड़े पहना हुआ युवक खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से से काला नीला पड़ गया था, लेकिन उसकी तीखी त्रिकोणीय आंखों में संतोष का भाव झलक रहा था। ये युवक करुष था। इस बार तुषार की गलती थी और हमने सारा इलाज का खर्च चुका दिया है। मैं आशा करती हूँ कि प्रबंधक उमान थोड़ा रहम दिखाएं और इस बार उसे छोड़ दें। प्रबंधक उमान ने सुमायरा को घूर कर देखा और थोड़ी देर बाद सिर हिलाया। ये कैसे सही है? मेरे युवा मालिक उपकुलपति के सबसे छोटे और प्यारे बेटे हैं। उन्हें ऐसा अपमान पहले कब सहना पड़ा? हमें इलाज के खर्च से कोई मतलब नहीं है। हमें बस उस बच्चे से एक बड़ी कीमत चुकानी है। हम मेरे ढूंढ कबीले के शिष्य को धमकी दे रहे हैं। मैं उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दूं? सुमायरा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर आप क्या चाहते हैं? प्रबंधक उमान ने अपनी ठोड़ी सहलाते हुए मुस्कुराकर कहा, मैं उस लड़के को तब छोड़ सकता हूं जब वो मेरे युवा मालिक के सामने घुटने टेक कर अपनी गलती माने और मुआवजे के तौर पर 3000 स्पिरिट स्टोन दे दे। तभी ये मामला खत्म माना जाएगा। कैसा रहेगा? सुमायरा ने अपने दल में उठे गुस्से को दबाया और धीमी आवाज में कहा, प्रबंधक ओमान, इस पर क्या विचार है? तुषार माफी मांग ले, लेकिन वो घुटने नहीं टेकेगा। प्रबंधक ओमान ने अपनी मुस्कुराहट रोकते हुए जोर से हंसा और तिरस्कार से कहा, यह असंभव है। सुमायरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके चेहरे पर चिंता थी। उसके शांत स्वभाव का अब कोई निशान नहीं था। चाची सुमायरा, आप उसके साथ इतनी बहस क्यों कर रही हैं? क्या ये सिर्फ निष्कासन नहीं है? मुझे अब इस संस्थान में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुषार बहुत नाराज था। उसने दांत भींच लिए। उसने एक तरफ खड़ी होकर ये और नहीं देखा कि सुमायरा मुश्किल में है। वो बाहर आया और अच्छे कपड़ों वाले उस युवक करुष की ओर इशारा करते हुए फिर ठंडे स्वर में बोला, करुष, अगली बार जब भी मैं तुम्हें देखूंगा मैं तुम्हें पीटूंगा। तुम रीढ़ विहीन। जब तुम्हारी योग्यता दूसरों से कम हो तब मदद ढूंढना और ये सोचना कि तुम ढूंढ कबीले के सदस्य हो। तुमने सचमुच अपने बड़ों का नाम डुबो दिया है। चाची सुमायरा, चलो। तुषार ने सुमायरा का हाथ पकड़ा और वहां से जाने के लिए मुड़ गया। करुष गुस्से से भड़क उठा और चीख कर चिल्लाया, तुमने मेरा अपमान करने की हिम्मत की? तुम, प्रबंधक उमान, तुम यहां किस लिए खड़े हो? क्या तुमने उसे मेरा अपमान करते नहीं देखा? उस कमीने को मेरे लिए पीट दो। प्रबंधक उमान पर तब तक गरजती रही जब तक उसके दिल में जहरीली आग नहीं भड़क उठी। उसने तुषार और सुमायरा को रोक लिया। उसने उदास स्वर में कहा, मामला अभी सुलझा नहीं है और तुम दोनों जाना चाहते हो। तुषार अब भी निडर था और उसने तिरस्कार से कहा, मैंने करुष से लड़ाई की थी, इसलिए संस्थान ने मुझे निष्कासित कर दिया और मैंने खुद को इसके लिए तैयार कर लिया है। इसलिए डीन हेमंत द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार मेरे और करुष के बीच का हिसाब हमेशा के लिए खत्म हो गया है। इसलिए अगर आप अब मुझे और चाची सुमायरा को चोट पहुंचाने की हिम्मत करेंगे तो आपको जरूर पछतावा होगा। प्रबंधक ओमान उदास होकर मुस्कुराया, तुम तो अभी बच्चे हो, फिर भी तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो। हिसाब हमेशा के लिए खत्म हो गया। क्या ये मुमकिन है? अब मैं जानना चाहता हूं कि तुम मुझे इसका पछतावा कैसे करवाओगे। तुषार के चेहरे पर पहले जैसी ही शांति थी और उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, यह बहुत आसान है। मैं स्काई स्टार संस्थान को बता दूंगा कि आपका ढूंढ कबीला डीन हेमंत के फैसले की बिल्कुल परवाह नहीं करता। मैं जनरल की जागीर भी जाऊंगा और ग्रैंड जनरल को बता दूंगा कि आपके ढूंढ कबीले ने पाइन मिस्ट शहर में उपद्रव मचाकर और लड़ाई शुरू करके जनरल की जागीर के अधिकार को चुनौती दी है। अगर आप मुझे अभी मार डालें तो क्या आपकी हिम्मत है? प्रबंधक ओमान के चेहरे पर एक अजीब सा भाव जम गया। तुषार ने जो कहा था उसने वाकई उसकी कमजोरी पर वार किया था और इसी वजह से उसने हिचकिचाहट दिखाई और हमला नहीं किया। जनरल की जागीर पूरे पाइन मिस्ट शहर पर शासन करती थी और शहर के भीतर लड़ाई करने वाले साधकों पर प्रतिबंध था। अगर कोई इसका उल्लंघन करता पाया गया तो उसकी साधना खत्म कर दी जाती थी। करुष चिल्लाया, प्रबंधक ओमान, वो एक गरीब परिवार से है। अगर हम उसे पीट भी दें तो भी हमारे ढूंढ कबीले की खातिर जनरल की जागीर और स्काई स्टार संस्थान चुपचाप खड़े रहेंगे। आप किस बात की हिचकिचाहट दिखा रहे हैं? प्रबंधक ओमान ने अंततः फैसला किया और ठंडे स्वर में कहा, चिंता मत करो युवा स्वामी, अगर मैं उस बच्चे के पैर नहीं तोड़ता तो मुझे कुलपति द्वारा प्रदान की गई देखभाल और पालन पोषण के प्रति शर्मिंदगी होगी।
प्रबंधक उमान ने अपनी बात खत्म करते ही हमला कर दिया। उसके हाथ से सच्चा सार निकलकर 2 तीखे पंजे बन गए, जिन्होंने तुषार पर जोरदार प्रहार किया। तुषार ने सुमायरा को धक्का दिया और तेजी से भाग निकला और तीखे पंजों से बड़ी मुश्किल से बच पाया। हवा के तेज झोंके से तुषार का चेहरा दर्द से भर गया। प्रबंधक ओमान ने ठंडी सांस ली और उसके पूरे शरीर में मौजूद सच्चा सार उमड़ पड़ा। उसकी पतली हथेलियों पर एक गहरी काली चमक उभर आई। वो तुषार के सामने प्रकट हुआ और उसकी हथेलियां ताड़ की छवियां में बदल गईं, जिन्होंने आकाश को ढक लिया, जिससे तुषार के भागने के सभी रास्ते तुरंत बंद हो गए। तुषार ने अपनी दाहिनी मुट्ठी उसके शरीर से निकले सच्चे सार में लपेटी और प्रबंधक ओमान की ओर जोर से मुक्का मारा। ठकराना। ठकराती मुट्ठियों से ऐसा धमाका हुआ जो बिजली के समान था। तुषार जोर जोर से पैर पटकते हुए लगातार 10 कदम पीछे हटा और फिर मुंह में खून भरकर थूक दिया। आंतरिक चोटों के कारण उसका छोटा सा चेहरा तुरंत सफेद हो गया। छोटे तुषार। सुमायरा चिल्लाने से नहीं रह पाई। प्रबंधक उमान 1 इंच भी नहीं हिला। उसने तुषार को तिरस्कार भरी नजरों से देखा और ठंडे स्वर में कहा, जन्मजात क्षेत्र के पहले स्तर पर ही तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत कर रहे हो। मुझे आज्ञाकारी होकर तुम्हारे पैर अपंग करने दो। उसका दाहिना पैर एक धारदार छड़ की तरह उड़ गया, जो तुषार के पैरों की ओर तेजी से बह रहा था। ठीक उसी समय उसके दिल में अचानक खतरे का एक भयानक एहसास जाग उठा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पैरों के पंजों को जोर से जमीन पर पटका और उसका शरीर तेजी से पीछे की ओर खिसक गया। टकराना। ठीक उसी क्षण जब प्रबंधक उमान पीछे हटा, एक तलवार की तरह तीक्ष्ण हिमखंड हवा में प्रकट हुआ और प्रबंधक उमान के सिर को मुश्किल से छूता हुआ नीचे की ओर चला गया। चूना पत्थर के फर्श को चीरता हुआ पीछे एक कटोरे के आकार का छेद छोड़ गया। चलो चलें। तुषार के कानों के पास अचानक एक बहुत ही परिचित आवाज सुनाई दी और वह पहले से ही किसी और की बाहों में था, तेजी से दूर चला गया। भाई वीर। तुषार बहुत खुश हुआ। उसने ऊपर देखा तो सुमैरा अपने बड़े भाई वीर की पीठ पर लेटी हुई थी और उसके सुंदर चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी के भाव थे। कचरा। उन्हें तो तुम्हारी आंखों के नीचे से किसी ने बचा लिया। प्रबंधक उमान, मेरे पापा ने तुम्हें क्या भेजा था? करुष ने प्रबंधक उमान पर अपना पूरा गुस्सा निकाला। प्रबंधक उमान ने करुष की बात अनसुनी कर दी। वह चुपचाप नीचे उकड़ू बैठकर उस छेद को देखने लगा। वह बुदबुदाया, यह असल में एक अव्वल दर्जे का बर्फ का तलिस्मान है। ये इंसान मौके का फायदा उठाने में माहिर है। न सिर्फ उसके हमले का समय सटीक और निर्दयी था, बल्कि वह उस पल का फायदा उठाकर भागने में भी कामयाब रहा जब हम घबरा गए थे। ये बंदा इतना बदकिस्मत तो नहीं हो सकता, है ना? प्रबंधक कुमार ने भावशून्य चेहरे से करुष से कहा। युवा मालिक, चलिए आगे से कोई भी जल्दबाजी वाला काम न करें। जहां तक उस तुषार की बात है, हम भविष्य में उससे धीरे धीरे निपटेंगे। आप क्या सोचते हैं? करुष ने अचंभित होकर सिर हिलाया। प्रबंधक उमान मन ही मन तिरस्कार से हंसा। सबसे बड़े युवा मालिक अपने इस छोटे भाई पर बहुत स्नेह करते हैं। एक बार जब ये अपनी एकांत साधना से बाहर आएंगे और उन्हें इस मामले का पता चलेगा तो इंदिरा कबीले के उस बच्चे पर शायद बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ेगी। घर पहुंचने पर वीर ने राहत की सांस ली। सुमार्या ने बेचैनी से पूछा, वीर, हम लौट आए हैं, लेकिन अगर वे हमारा पीछा यहां भी करने लगे तो क्या होगा? तुम दोनों को बचाने जाने से पहले मैंने जनरल की जागीर की यात्रा की थी, वीर ने शांति से जवाब दिया। तुषार ने मुस्कुराते हुए कहा, चाची सुमायरा, अब जब ये मामला मेरे बड़े भाई वीर ने उजागर कर दिया है तो जनरल की जागीर अपना काम जारी नहीं रख सकती, क्योंकि अगर हमें प्रताड़ित किया जाता तो भले ही जनरल की जागीर पाइन मिस्ट शहर के आम लोगों के दिलों में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए हमारे लिए खड़े होने को तैयार नहीं हो, उनके पास इस मामले में हस्तक्षेप करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आखिरकार जनरल की जागीर दारचू राजवंश की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। वह किसी को भी खुलेआम अपने अधिकार का उल्लंघन करते हुए बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए अगर ढूंढ कबीला समझदार है तो वे इस समय हमारे खिलाफ कोई कदम उठाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करेंगे। सुमायरा चौंक गई और आखिरकार उसे सब समझ में आ गया। तुम्हारी चोटें कैसी हैं? वीर ने अचानक पूछा। कुछ दिनों के आराम के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा, तुषार हंसते हुए बोला। सुमायरा ने जल्दी से वीर को बताया कि करुष ने तुषार के दादा महेंद्र के बारे में बुरी बातें कही थीं, जिसकी वजह से तुषार इतना गुस्सा हो गया था कि उसने करुष को पीट दिया। डीन हिम्मत ने तुषार को निष्कासित कर दिया था। वीर ने बहुए चढ़ाते हुए कहा, तो उस स्थिति में तुम्हें पहले ही पूरी तरह से निष्कासित कर दिया गया है? तुषार ने ऊंची आवाज में कहा, भाई वीर, मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। छोटा तुषार इस साल सिर्फ 12 साल का हुआ है और जन्मजात क्षेत्र में आगे बढ़ चुका है। मुझे लगता है कि वो पाइन मिस्ट इंस्टीट्यूट में एक मौका जरूर आजमा सकता है, सुमायरा ने सुझाव दिया। वीर ने सिर हिलाया। पाइन मिस्ट इंस्टीट्यूट की भर्ती की शर्तें बहुत कठोर हैं और छोटे तुषार का दाहिना हाथ अपंग है, मुझे डर है, सुमायरा ने बीच में ही टोक दिया।
तुम कोशिश नहीं करोगे तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? अगर छोटा तुषार तैयार है तो मैं उसे पाइन मिस्ट इंस्टीट्यूट के किसी प्रशिक्षक से मिलवाने में मदद कर सकती हूँ। तुषार ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, जरूर, मैं तैयार हूँ। चाची सुमैरा, क्या आप सचमुच मेरी मदद कर सकती हैं? सुमैरा ने हंसते हुए कहा, मैं केवल तुम्हारी सिफारिश करने में मदद कर सकती हूँ, बाकी के लिए तुम्हें खुद पर निर्भर रहना होगा। वीर ने अपना निर्णय लिया। अगर उसका छोटा भाई प्रशिक्षण के लिए पाइन मिस्ट इंस्टीट्यूट में प्रवेश कर पाता तो उसे ढूंढ कबीले के बदले की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। पाइन मिस्ट इंस्टीट्यूट, तलवार पॉलिशिंग हॉल। वह व्यक्ति सिफाल, तलवार पॉलिशिंग हॉल के प्रशिक्षक, छठे स्टार वायलेट पैलेस दायरे के तलवार साधक थे। सिफाल ने शिष्यों को समझाया कि तलवार तकनीक के 3 चरण होते हैं: मूल अवस्था, उन्नत अवस्था और एकता अवस्था। जब तक आप एकता अवस्था तक नहीं पहुंचे हैं तब तक आप सभी सच्चे तलवार साधक नहीं माने जाएंगे। क्या आप सभी समझते हैं? संस्था के गार्ड ने दौड़कर आकर सिफाल से कहा कि कोई महिला उनसे बाहर मिलने आई है जिसका नाम सुमायरा है। सिफाल यह सुनकर बहुत उत्साहित हुए और तुरंत बाहर चले गए। सुमायरा, तुम आखिरकार मुझसे मिलने को तैयार हो? उसकी आवाज कांपती हुई, भारी और गहरी थी। सुमायरा ने अपने सामने खड़े वीर से कहा, तुम और छोटे तुषार पहले बाहर इंतजार करो, मुझे प्रशिक्षक सिफाल से अकेले में कुछ बात करनी है। कुछ ही देर में दरवाजा एक बार फिर खुल गया। सुमायरा की आंखें लाल और सूजी हुई थीं, लेकिन वो राहत में थी। उसने मुस्कुराते हुए पुकारा, तुम दोनों अंदर आओ। प्रशिक्षक सिफाल छोटे तुषार की तलवारबाजी की परीक्षा लेना चाहते हैं। तलवार की रोशनी एक धारा की तरह बह निकली। तुषार ने अपने बाएं हाथ में तलवार पकड़ी हुई थी। उसका छोटा सा चेहरा शांत दृष्टि से भरा हुआ था। स्काई स्टार संस्थान से सीखी गई माइनर स्काई स्टार तलवार तकनीक को उसने सटीक और कुशल चालों के साथ अंजाम दिया। वाह, तुम्हारी तलवारबाजी की तकनीक पहले ही उन्नत स्तर पर पहुंच चुकी है। दुर्लभ बात यह है कि चूंकि वह बाएं हाथ से तलवार चला रहा है, इसलिए उसकी तलवारबाजी में अप्रत्याशितता और विविधता दोनों झलकती हैं। थोड़ी सी और कुशलता से वह निश्चित रूप से एक असाधारण प्रतिभा बन जाएगा। सिफाल ने ताली बजाकर उनकी बहुत प्रशंसा की। वीर चुप रहे जब वे पाइन मिस्ट संस्थान से बाहर निकले। तुषार प्रशिक्षक सिफाल का शिष्य बन गया था और संस्थान का सदस्य बन गया था, लेकिन पाइन मिस्ट संस्थान की सालाना ट्यूशन फीस 4000 स्पिरिट स्टोन्स थी, जिससे वीर को सिरदर्द होने लगा। तुम्हें खुश होना चाहिए, सुमायरा ने हंसते हुए बोली। जहां तक स्पिरिट स्टोन्स की बात है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें पहले कुछ उधार दूंगी, बाद में मुझे लौटा देना। वीर ने सिर हिलाया। ऐसा नहीं चलेगा। मैं कोई और नौकरी ढूंढने की योजना बना रहा हूं और साल के अंत तक $4000 इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा। सुमायरा की आंखें अचानक चमक उठीं। तुम क्लियर स्ट्रीम रेस्टोरेंट क्यों नहीं आते? क्या तुम तालिस्मान बनाने में कुशल नहीं हो? आत्मा की ज्वाला को नियंत्रित करना तुम्हारे लिए सीखना आसान होना चाहिए। मैं एक स्पिरिट शेफ को जानती हूं जिसका आज तक कोई शिष्य नहीं है। तुम भी जाकर कोशिश क्यों नहीं करते? एक बार स्पिरिट शेफ के प्रशिक्षु बन जाओ तो रोजाना 30 स्पिरिट स्टोन कमाना मुश्किल नहीं होगा। वीर ने हिचकिचाते हुए कहा, शेफ? सुमायरा ने कहा, स्पिरिट शेफ्स को नीची नजर से मत देखो। हर स्पिरिट शेफ जो व्यंजन बनाता है उसका स्वाद न सिर्फ लाजवाब होता है, बल्कि उसके कई अद्भुत प्रभाव भी होते हैं। उदाहरण के लिए, दाव की नींव को मजबूत करना, सच्चे सार को मजबूत करना, चोटों को ठीक करना। उन सभी अमीर कबीलों में से हर एक के पास अपनी सेवा के लिए खास स्पिरिट शेफ होता है, जिसका दर्जा किसी तालिस्मान मास्टर से जरा भी अलग नहीं होता। वीर को अचानक समझ आ गई और उसने अंततः निर्णय लिया, तो मैं इसे आजमाकर देखूंगा। चलो, मैं तुम्हें अभी ले चलती हूं, सुमायरा उत्साहित होकर बोली। वीर को बहुत उलझन हुई, क्योंकि उसने अभी तक सुमायरा को धन्यवाद नहीं दिया था और अब उसे फिर से परेशान करना था। क्लियर स्ट्रीम रेस्टोरेंट नदी के किनारे बनाया गया था। सुमायरा क्लियर स्ट्रीम रेस्टोरेंट में रसोई सहायक थी। क्लियर स्ट्रीम रेस्टोरेंट का पिछला किचन बहुत बड़ा था। हर कोने पर प्रशिक्षु व्यस्त थे। कुछ लोग स्पिरिट की लौ से मांस को पकाकर उसे धुआ दे रहे थे। कुछ लोग चाकू से फल और सब्जियां छील और काट रहे थे। सुमायरा वीर को पास की सीढ़ियों से दूसरी मंजिल तक ले गई। पहली मंजिल पर तरह तरह की सामग्रियां तैयार की जाती हैं और दूसरी मंजिल पर 3 स्पिरिट शेफ स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं। मैंने जिस स्पिरिट शेफ की बात की थी उसका उपनाम मां है और सब उसे बुजुर्ग मां कहकर बुलाते हैं। उसका स्वभाव थोड़ा अजीब है, लेकिन वह बहुत दयालु इंसान है। जब वो हरे भरे बांस के मंडपम में पहुंचा तो नजारा एक बार फिर बदल गया। पूरा कमरा बहुत सादा था और अंदर सिर्फ 3 चूल्हे रखे हुए थे। ये सब एक भ्रम संरचना द्वारा निर्मित था। वीर को ये समझ आ गया, ये एक जड़सकी पुष्प संरचना है, एक निम्न स्तरीय भ्रम संरचना, और इसमें जीवन के खतरे छिपे हैं। सावधानी से मेरे पीछे आओ, मनमाने ढंग से मत घूमो। सुमायरा ने निर्देश दिया।
जब वो हरे हरे बांस के मंडप में पहुंचा तो अंदर सिर्फ 3 चूल्हे रखे थे। एक बूढ़ा आदमी, एक पुरुष और एक महिला तीनों चूल्हों के सामने खड़े थे और कुशलता से खाना बना रहे थे। एक गूंजती हुई सीटी के साथ स्टोव के पीछे खड़े आदमी ने अपना सिर उठाया और मुस्कुराते हुए सुमायरा का अभिवादन किया। हाय, सुंदर महिला सुमायरा। दूसरे चूल्हे के पीछे लाल रंग की पोशाक पहने मनमोहक महिला ने अपना सिर उठाया। कितना जवान और खूबसूरत युवक है। छोटी बहन सुमायरा, क्या ये तुम्हारा प्रेमी है? आखिरी चूल्हे के सामने एक बूढ़ा आदमी, जो बंदर की तरह दुबला पतला था, उसने हाथ में करछुल मारते हुए जोर से चिल्लाया, काम पर वापस जाओ। सुंदर पुरुष और मनमोहक स्त्री का पूरा शरीर कांप उठा जब उनके शरीर खाना पकाने में एक साथ जुट गए। ओह, ये अपूर्वा है और ये भूमि। सुमायरा ने अपना हाथ बढ़ाकर अपूर्वा और भूमि की तरफ इशारा किया, फिर दुबले पतले बूढ़े आदमी की तरफ मुड़ी और धीमी आवाज में वीर से परिचय कराया। ये बूढ़ा आदमी माँ है, अपूर्वा और भूमि का बड़ा भाई। ये तीनों 3 पत्ती वाले स्पिरिट शेफ हैं। वीर ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। वरिष्ठ जनों, आपसे मिलकर खुशी हुई। छपाक छपाक। वीर पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, केवल कढ़ाई में पक रहे व्यंजनों की आवाजें लगातार गूंज रही थीं। वीर ने बचपन से ही ऐसी अनदेखी देखी थी, इसलिए उसे कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। सुमायरा मगर इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। वो सीधे बूढ़े माँ के पास गई और अचानक उसके हाथ से लोहे का करछुल छीन लिया और गुस्से से बोली, बूढ़े माँ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं तुम्हारे लिए एक शिष्य की सिफारिश करने आई हूँ? बूढ़े माँ ने तीखी नजरों से देखा, पर उन्हें पता था कि वो सुमायरा के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते और दुखी होकर बोले, सुमायरा, परेशान करना बंद करो। ये एक उच्च गुणवत्ता वाले कटे हुए मिर्ची स्पिरिट वाले हिरण के मांस की एक प्लेट है। बूढ़े माँ, अपनी आंखें खोलो। वीर तालिस्मान बनाने में माहिर है और उसकी कलाई पर तेज नियंत्रण और तीव्र बोध शक्ति दोनों हैं। वो जन्म से लोक में भी है। क्या ऐसी स्वाभाविकता भी तुम्हारा शिष्य बनने के योग्य नहीं है? सुमायरा ने कठोर तरीके से बोला। मुझे परवाह नहीं है, आपको आज वीर को स्वीकार करने ही होगा। बूढ़े माँ चौंक गए और उन्होंने अजीब सी हंसी हंसी। वीर, ये कोई अपशगुन तो नहीं हो सकता? अपूर्वा और भूमि, जो स्टोव के सामने व्यस्त थे, ये सुनकर अपनी सारी गतिविधियां रोक दी और वीर को अजीब भाव से देखा। सुमायरा का शरीर कांप उठा। वो बेहद गुस्से में थी। वीर ने हल्के से होंठ सिकोड़े और शांति से कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं बदकिस्मत हूं या नहीं। जरूरी बात यह है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वरिष्ठ माँ इतने रूढ़िवादी निकलेंगे। चाची सुमायरा, चलो। ओह, सुमायरा ने कहा, वीर को यहाँ लाने के लिए थोड़ी शर्म महसूस करते हुए। रुको, वे दोनों जाने ही वाले थे कि बुजुर्ग माँ गुस्से से चिल्लाए, कौन रूढ़िवादी है? मैं जिसे स्वीकार कर रहा हूँ वो एक शिष्य है। अगर वो मेरी पाक कला की कलाएं विरासत में ले सकता है तो मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। सुमायरा ने सुखद आश्चर्य से कहा, तो फिर आप वीर को अपना शिष्य स्वीकार करने की योजना बना रहे हैं? बूढ़े माँ के चेहरे पर संकोच था। अपूर्वा ने सुमायरा को आंख मारी और गंभीर भाव से बोला, बड़े भाई, इसे स्वीकार कर लो। मुझे उस पर विश्वास है जिस पर सुंदर महिला सुमायरा कृपा दृष्टि रखती है। भूमि ने वीर को मोहक नजर से देखा और दयनीय भाव से बूढ़े माँ से विनती की, हाँ बड़े भाई, वीर जवान और स्थिर दिखता है और वो तालिस्मान बनाने में माहिर है, उसे स्वीकार करो। वीर के दिल में आशा की एक किरण जगी। बूढ़े माँ ने ठंडी सांस ली, फिर वीर को घूरते हुए कहा, ठीक है, तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। एक नीली लटकने वाली बांस की अंकुर है, उसे टुकड़ों में काट लो। सुमायरा ने धीमी आवाज में समझाया, चाकू का हुनर किसी भी स्पिरिट शेफ के स्तर को परखने के लिए जरूरी है। बूढ़े माँ तुम्हारे चाकू के हुनर को परखना चाहते हैं। अपना सर्वश्रेष्ठ करो। वीर ने नीली लटकने वाली बांस की टहनी उठाई और तेजी से चाकू घुमाया। काट काट काट। चॉपिंग बोर्ड पर चाकू के काटने की आवाजें गूंज रही थीं। वीर की कलाई स्थिर थी और चाकू सीधे तरह से सटीक रूप से बांस के टुकड़ों को शिकारा के पंख जितना पतला काट रहा था। बूढ़े माँ ने उदासीनता से कहा, कलाई की मजबूती और चाकू चलाने का कौशल तो है, पर मोटाई अलग अलग है। केवल आधे ही सिकाड़ा के पंख जितने पतले हैं, एक औसत इंसान से बस थोड़ा सा ही बेहतर। बूढ़े माँ ने फिर कठोर अनुरोध किया, इसे धागे में काट लो। वीर ने गहरी सांस ली और बांस के टुकड़ों को धागे में काटने लगा। उसे लगा कि जैसे वो कोई तालिस्मान गढ़ रहा हो। रसोई का चाकू तालिस्मान का ब्रश बन गया था और बांस की हर एक टहनी बिल्कुल सीधी थी। वीर के काटने की गति अचानक बढ़ गई।
और रसोई का चाकू तेजी से आगे बढ़ते हुए एक आनंदमय लय में नाच रहा था। शुरुआत में सहज नहीं था, लेकिन बीच में इसे पूरी तरह समझ गया। क्या ये बच्चा भी पाक कला में माहिर हो सकता है? अपूर्व ने कहा। भूमि ने अपनी आंखें घुमाई, फिर वीर को मुग्ध निगाहों से देखा और बुदबुदाई, छोटा भाई वीर, बड़ी बहन तुम पर मोहित हो गई हूँ। बूढ़े माँ की आंखें चमक उठीं, लेकिन उनका भाव उदासीन रहा। चाकू को संभालने में वीर के कौशल को देखने के बाद बूढ़े आदमी माँ का दिल थोड़ा हिल गया। वीर ने रसोई का चाकू नीचे रख दिया। काटने की तख्ती पर बांस के धागों का ढेर था। वीर, शाबाश, सुमायरा ने उसकी प्रशंसा की। बुरा नहीं, तुम में मेरी आधी क्षमता है, लेकिन तुम्हें असाधारण रूप से कुशल माना जा सकता है, अपूर्व ने पूरी गंभीरता से कहा। बूढ़े माँ ने आगे बढ़ते हुए अपना दाहिना हाथ उठाया और एक नीले बांस के धागे पर चाकू से तेजी से कलाकृति उकेरने लगे। वो एक फूल तराश रहा है, सुमायरा ने समझाया। ये तो बस एक घटिया बांस का धागा है, इस पर नक्काशी करने का क्या मतलब है? सुमायरा ने ठंडी आवाज में कहा। अगर बुजुर्ग माँ तुम्हें बांस के धागे पर फूल उकेरने को कहते हैं तो मुझे ये बिल्कुल मंजूर नहीं होगा। मुझे भी ये मंजूर नहीं है, भूमि ने बीच में ही कहा। अपूर्व ने सिर ऊंचा किया और गंभीरता से कहा, चूंकि सुंदर महिला सुमायरा को ये पसंद नहीं है, इसलिए मैं भी मना करता हूँ। बूढ़े माँ ने गुस्से होकर चिल्लाया, क्या ये काफी नहीं है कि मैं इस शिष्य को स्वीकार कर लूं? मैंने तो बस उसे डांटा और तुम सब मुझ पर टूट पड़े। आपने खुद कहा। सुमायरा, अपूर्व और भूमि ने एक साथ कहा। वीर के दिल में गर्मजोशी दौड़ गई। मैं तुम्हें 10 दिन का समय देता हूँ। आत्मा ज्वालाओं का संग्रह और खाद्य सामग्री की एक उत्कृष्ट मार्गदर्शिका को कंठस्थ कर लो। 10 दिन के बाद अगर तुम सामग्री और आत्मा ज्वालाओं के गुणों को भी नहीं समझ पाए तो मैं इस शिष्य को स्वीकार नहीं करूंगा। वीर ने कहा, 10 दिन कोई समस्या नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि आपका शिष्य बनने के बाद मैं रोज कितने स्पिरिट स्टोन प्राप्त कर पाऊंगा। बूढ़े माँ की आंखें चौड़ी हो गई और वो जोर से चीख पड़े, तुम मुझे सिर्फ स्पिरिट स्टोन कमाने के लिए गुरु बना रहे हो? भाड़ में जाओ। सुमायरा ने जल्दी से वीर को खींचकर भाग जाने के लिए कहा। भूमि ने बुदबुदाया, छोटा भाई वीर तो कमाल का है। अब क्लियर स्ट्रीम रेस्टोरेंट से बाहर निकलने के बाद सुमायरा बूढ़े आदमी माँ की स्थिति याद करके हंस रही थी। बूढ़े आदमी माँ का स्वभाव वास्तव में अजीब है, वीर ने कहा। सुमायरा ने कहा, अगर आप 10 दिन बाद आधिकारिक तौर पर बूढ़े माँ के शिष्य बन जाते हैं तो क्लियर स्ट्रीम रेस्टोरेंट आपके साथ उचित मूल्य पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। वीर ने सिर हिलाया। सुमायरा ने कहा, शायद तुम क्लियर स्ट्रीम रेस्टोरेंट के मालिक से भी मिल पाओगे, एक बेहद ऊंचे दर्जे के इंसान से। वीर चौंक गया। क्या तुम आज तालिसाम जनरल स्टोर जा रहे हो? सुमायरा ने पूछा। नहीं, आज मैं तालिसाम नहीं बना पाया। अगर मैं जनरल स्टोर गया तो अंकल तालिम शायद मुझे डांटेंगे, वीर ने कहा। वीर ने सुमायरा को अत्यंत गंभीर निगाहों से देखकर कहा, चाची सुमायरा, धन्यवाद, सचमुच धन्यवाद। सुमायरा ने अपना हाथ बढ़ाकर वीर के चेहरे पर चुटकी ली, फिर खुशी से मुस्कुराई। आगे से और मुस्कुराना, अपना चेहरा कठोर मत करना। वीर का चेहरा लाल हो गया। तुम्हारा चेहरा लाल हो गया है, सुमायरा ने शरारती मुस्कान के साथ आंखें झपकाईं। वीर ने सुमायरा पर ध्यान नहीं दिया और तेजी से चलने लगा। अब ढूंढ कबीले के एक बड़े हॉल के भीतर, बेकार बेटा, कूड़ा, शैम्बर गुस्से से चिल्लाया, पिताजी आपके बेटे को मार पड़ी है। जनरल एस्टेट इतना बेपरवाह कैसे हो सकता है? करुष ने कहा। शैम्बर ने प्रबंधक उमान पर नजर डाली। प्रबंधक उमान, जब आपने चाल चल ही दी है तो उस तुषार को मार क्यों नहीं दिया? क्या आपको पता है कि आपकी नाकाबिलियत ने मुझे कितनी बेवस्थिति में डाल दिया है? प्रबंधक उमान को पसीना आ रहा था। मुझे शुरू में तुषार को मारने का पूरा यकीन था, लेकिन बीच रास्ते ही वीर का अचानक हमला हो गया। मैं अचानक पकड़ा गया और दोनों भाई चुपके से भाग गए। कुलपति, कृपया मुझे अपनी सजा दीजिए। शाम्बर ने सोचा, अब लगता है कि मुझे उन पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। शाम्बर ने आह भरी। तुषार पाइन में संस्थान में प्रवेश कर चुका है। हम फिलहाल उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकते। प्रबंधक उमान की आंखें चमक उठी। कुलपति, पाइन में सिटी की सभी संस्थाएं दक्षिणी बर्बरीक अधोलोक के परीक्षणों में भाग लेंगी। तुषार निश्चित रूप से भाग लेगा। उस समय हमें बस कुछ लोगों को अंदर छिपने के लिए भेजना होगा और वे जरूर उस बच्चे को मार डालेंगे। शाम्बर ने कहा, तुम उसे मार नहीं सकते, बल्कि उसकी साधना को कमजोर कर सकते हो। प्रबंधक उमान ने व्यंग्य से बोला, चिंता मत करो कुलपति, ये बूढ़ा नौकर उस बच्चे को उस समय जरूर मार डालेगा। शानदार, करुष खुशी से चिल्लाया। शाम्बर ने ठंडे स्वर में कहा, आज से तुम्हें पैतृक भवन के बंद दरवाजों में साधना करोगे। जब तुम जन्मजात क्षेत्र में पूर्णता प्राप्त कर लोगे तब तुम बाहर आ सकते हो। आयरन हैंड नामक एक दुबला पतला काले कपड़े पहने आदमी चुपचाप प्रकट हुआ। करुष कांपते हुए बोला, पिताजी, क्या? आयरन हैंड ने करुष को बेहोश करने के लिए अपना हाथ घुमाया और फिर करुष को पकड़कर सीधे बड़े हॉल से बाहर निकल गया।
शांभर ने प्रबंधक ओमान से कहा, अगले महीने मैं चाहता हूं कि तुम सबसे पहले वीर की साधना को बाधित करो। सुमायरा से विदाई लेने के बाद वीर घर लौट आया और यूनिवर्स स्टारस्लेयर बॉडी फॉर्जिंग आर्ट्स को समझने से पहले जल्दी से भोजन किया। वीर ने अपने लिए एक साधना योजना बनाई। सुबह वो तालिस्मान बनाता, फिर पाक कला का अभ्यास करता, रात में वो यूनिवर्स स्टारस्लेयर बॉडी फॉर्जिंग आर्ट्स, बैंगनी आकाश कलाओं का अभ्यास करता और सच्चे शरीर चिन्ह की कल्पना करता। वीर ने सराहना से कहा, यूनिवर्स स्टारस्लेयर बॉडी फॉर्जिंग आर्ट्स अद्भुत है। वीर खड़ा हुआ और अपने घर से बाहर चला गया। रात का आकाश बिल्कुल काला था। वीर ने अपना सिर उठाया और आकाश में असंख्य तारों को निहारते हुए यूनिवर्स स्टारस्लेयर बॉडी फॉर्जिंग तकनीक के प्रथम स्तर की साधना तकनीक पर मन ही मन विचार किया। वीर ने गहरी सांस ली और पाल्टी मारकर बैठ गया। 7 मिनट बाद वीर अचानक रुक गया। उसकी दाहिनी हथेली ने आकाश को थाम लिया और बाईं हथेली ने धरती को। उसने साधना शुरू कर दी। हवेली के भीतर जेनिथ उत्साहित था। वीर को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो आकाश में उड़ गया हो। अंत में वो असीम अंतरिक्ष में रुक गया, जहां एक विशाल तारा था जो स्वर्णिम प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। सफलता। वीर ने आंखें खोली और अपने शरीर के पास सुनहरे प्रकाश के कणों को देखा। ये 7वीं गोल्ड स्टार बेलीफुल की है। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के यूनिवर्स स्टारस्लेयर बॉडी फॉर्जिंग तकनीक मानसिक साधना तकनीक के प्रथम स्तर को प्रसारित किया। हिस हिस। 7वीं गोल्ड स्टार की भयानक क्यूई अचानक वीर के पूरे शरीर की त्वचा में विलीन हो गई। दर्द जो हड्डी तक पहुंच गया। वीर दर्द से कांप रहा था। गहरे लाल रंग के खून की धाराएं वीर के पूरे शरीर की त्वचा से बाहर निकल आईं और वो खून से लथपथ हो गया। अज्ञात समय के बाद वीर ने धीरे धीरे साधना बंद कर दी। वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। दीक्षा की पहली बाधा ने ही मुझे इस हालत में पहुंचा दिया है। वीर ने फिर से अपने दांत भींच लिए और अपने शरीर को सहारा दिया। वो लड़खड़ाते हुए घर में चला गया, फिर अपने शरीर पर लगे खून को धोया और बिस्तर पर पालती मारकर बैठ गया। उसने बिना किसी एक पल को बर्बाद किए बैंगनी आकाश कलाओं की साधना शुरू कर दी। अगले दिन सुबह सुबह वीर समय पर जग गया। वीर ने अचानक देखा कि उसकी 6 इंद्रियां रातों रात असामान्य रूप से संवेदनशील हो गई थी। ये निश्चित रूप से उस ध्रुव की दिव्य प्रतिमा के दर्शन के कारण ही है कि मेरी आत्मा अधिक शक्तिशाली हो गई है। वीर ने आश्चर्य से कहा, सचमुच मेरी आत्मा ने एक ही रात में ये स्थिति प्राप्त कर ली है। वरिष्ठ ध्रुव ने जो सच्चा शरीर चिन्ह छोड़ा है